अस्सलामुअलैकुम। जब वो खंडर के उस हिस्से में पहुंचे तो रात के 12 बज चुके थे। वो तमसीली ड्रामा शुरू हो चुका था। लोगों की अच्छी खासी तादाद वहां मौजूद थी। मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी दिलचस्पी से वो मनाजिर देखने आया करते थे। इस ओपन ऑडिटोरियम में तारीखी ज़माने की पथरीली नशिस्तें बनी हुई थी। दायरे की सूरत में लोग बैठे हुए थे। कई खड़े हुए थे और कई इधर उधर आ जा रहे थे। खंडर के एक हिस्से में वो चबूतरा था जहां मुकद्दस आग रोशन थी और उसके आसपास 6 कफन पोश कमारियां दिखाई दे रही थीं। पस मंज़र में एक दर्द भरी मौसीकी की आवाज़ उभर रही थी और वो इस मौसीकी के मुताबिक उस आग के गिर्द रक्स कर रही थी। सोनिया और पोरस चबूतरे की तरफ बढ़ने लगे। अदनान उनके दरमियान था। दादी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। वो ये समझ रही थी कि गिरफ्त ढीली होगी तो ये फिर भागकर कहीं रुपोश हो जाएगा। इसके बाद अपने पीछे दौड़ाता रहेगा। इस बार सबने तय कर लिया था कि ना उसे भागने देंगे, ना रुपोश होने का मौका देंगे। मुकद्दस आग के इर्द गिर्द रक्स करने वालियों में से एक कंवारी आगे बढ़कर अपनी दुख भरी दास्तान सुना रही थी और कह रही थी कि वो 30 बरस तक कंवारी नहीं रह सकेगी। उसे एक नौजवान से प्यार हो गया है। वो नौजवान अभी अपनी जान पर खेल कर आने वाला है, जबकि यहाँ सख्त पैर है। पोरस ने आगे जाकर जरा गौर से देखा। वो फरियाद करने वाली आना मैरिया थी। कफन में लिपटी हुई थी। उसने सोनिया से कहा, मम्मा यही आना मैरिया है। देखिए शेवानी से कितनी मुशाबत रखती है। वह दोनों स्टेज से दूर थे। ड्रामे के दौरान में उसे जाकर मुखातिब नहीं कर सकते थे, इसलिए दूर खड़े उसे देख रहे थे। एक नौजवान तारीखी लिबास पहने एना मैरिया के पास आया, फिर उसे मोहब्बत भरे मुकाल में बोलने लगा। मैरिया ने कहा, यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी कत्ल कर देंगे, मुझे भी जिंदा दरगोर कर देंगे। सोनिया और पोरस ने एना मैरिया को देखकर यह अंदाजा लगाया कि वो इस आने वाले शख्स से मिलकर परेशान हो गई है, जैसे वो उसकी तवक्को के खिलाफ आया हो। आला बीबी ने पोरस से कहा, भाई मैं एना मैरिया के ख्यालात पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ अजीब सा है। मेरे ख्यालात की लहरें उसके ख्यालात की इस तरह आर पार चली गईं, जिस तरह शीशे के आर पार नजरें चली जाती हैं। फिर उस शख्स के दिमाग में पहुंच गई थी जो इस वक्त खड़ा मुकालमे बोल रहा है। वो इस ड्रामे का किरदार नहीं है। वो इस ड्रामे का तारीखी लिबास पहनकर एना मैरिया के पास आया है। उसे कत्ल करना चाहता है। उसने एक बड़ा सा छुरा निकाल लिया था और कह रहा था, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ऐसे वक्त ड्रामाई किरदार अदा करने वाले सिपाही नेज़े लेकर पहुंच गए। वो उस नौजवान को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वो उनसे मुकाबला करने लगा। उसने एक सिपाही को सचमुच छुरा घोंप दिया। ये मंजर देखते उस ड्रामे के किरदारों में हलचल मच गई। वो सब इधर उधर भागने लगे। ऑडिटोरियम में बैठे हुए नाजरीन समझ रहे थे कि यह भी ड्रामे का एक हिस्सा है, इसलिए महजूज हो रहे थे। उधर एना मेरिया की जिंदगी खतरे में थी। वह भी भाग रही थी। वह शख्स उसका पीछा कर रहा था। सोनिया और पोरस भी स्टेज पर आ गए। एना मैरिया को तलाश कर रहे थे। ड्रामे के तमाम किरदार, तमाम कवारियां, उसे पेश करने वाला अमला इतना ज्यादा था कि भगदड़ मच गई। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किधर है। फिर रात का वक्त था। हर तरफ रोशनी नहीं थी। वो कभी रोशनी में कभी तारीकी में उस कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो कभी नजर आ रहा था, कभी गुम हो रहा था और मैरिया को तलाश कर रहा था। पोरस अपनी एना मैरिया को तलाश करता हुआ खंडर के एक तारीख हिस्से से गुजर रहा था। उसी वक्त उसकी आवाज़ सुनाई दी, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। पोरस आवाज़ की सिमत दौड़ता हुआ जाने लगा। उसी लम्हे में उस बोलने वाले की दिलदोज चीख सुनाई दी। वो एक जगह ठिठक गया। दो चार तलाश करने वालों के पास टॉर्च लाइट थी। उनकी रोशनी में वो कफन पोश कंवारी चारों शाने चित पड़ी हुई थी। उसका सफ़ेद कफन सुरख लहू में भीग रहा था। सोनिया भी दौड़ती हुई उधर आई, फिर पोरस का बाजू थामकर उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। वह दोनों ही बड़े सदमे से सोच रहे थे, क्या एना मैरिया को कत्ल कर दिया गया है? एक ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे की तरफ की तो दोनों ने इत्मीनान की सांस ली। वह एना मैरिया नहीं थी। इस भाग दौड़ के दौरान में सोनिया अपने पोते को भी ढूंढती रही थी। वो इस भीड़ में कहीं गुम हो गया था। उसने पोरस से पूछा, तुमने अदनान को देखा है? उसने चौंक कर सोनिया के इर्द गिर्द देखा, फिर कहा, मैं तो समझ रहा था वो आपके पास है। ओ खुदाया, ये फिर ना जाने कहाँ चला गया। आओ उसे ढूंढो। वो भी कहीं दूर नहीं गया होगा, इसी अंधेरे में कहीं भटक रहा होगा। सोनिया ने एक शख्स से टॉर्च ली, फिर उसे तलाश करते हुए इधर उधर जाने लगी। उसी खंडर के एक हिस्से में वो कातिल हाथ में छुरा लिए एना मैरिया से कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। वो दोनों हाथों से एक नेज़े को थामकर कह रही थी, खबरदार मेरे करीब ना आना वरना जान से जाओगे। तुम पहले भी देख चुके हो, मेरी कोई पेशगोई गलत नहीं होती। मैंने कहा था तुम तबई मौत नहीं मरोगे, हराम मौत मारे जाओगे। अब भी वक्त है, यहाँ से चले जाओ। वह हकार से बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बार बार की पेशगोइयां ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब ना तुम रहोगी ना तुम्हारी पेशगोइयां रहेंगी। वो बोलता जा रहा था और पैंतरा बदल कर आगे बढ़ता जा रहा था। चूरे के जरिए हमला करना चाहता था और वो नेजे के जरिए उसे करीब आने से रोक रही थी। अदनान एक तरफ तारीकी में खड़ा उन दोनों को देख रहा था, सोच रहा था। उस दुश्मन के एक हाथ में छुरा और दूसरे में
टॉर्च लाइट थी। टॉर्च की रोशनी एना मैरिया की तरफ थी, इसलिए वो अदनान को नहीं देख पाया था। जब वो उसके करीब से गुजरने लगा तो वो नन्हा फितना ज़मीन पर बैठ गया। फिर उसने अपनी नन्ही सी टांग आगे बढ़ाई तो वो आगे बढ़ने वाला उसकी टांग में उलझ कर गिरते गिरते बचने ही वाला था। लेकिन गिरने के दौरान इस तरह गिरा कि नेज़े की अन्नी उसके सीने में घुसती हुई आर पार हो गई। एना मैरिया ने उसे कत्ल नहीं किया था, अदनान ने उसे नेज़े की अन्नी पर पहुंचा दिया था। उस बच्चे ने कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ किया था, अपनी माँ की जान बचाई थी। अदनान अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें फाड़े उस दुश्मन को देख रहा था जो थोड़ी देर पहले उसकी मम्मी को मार डालना चाहता था। अब वो बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था, उसके सीने में बर्छी घुसकर किसी झंडे की तरह पेवस्त होकर सीधी खड़ी थी। एना मैरिया ने अपनी बाहें अदनान की तरफ फैलाईं। वह दौड़ता हुआ आकर उसे लिपट गया, वो उसे बाजू में उठाकर झूमने लगी। उसने पूछा, मम्मी आपको क्यों मारना चाहता था? बेटे, इसकी मौत इसी तरह आई थी। मैंने इसे वार्निंग दी थी कि हथियारों से ना खेले, वरना तबई मौत नहीं मरेगा, इसके मुकद्दर में हराम मौत थी। उसने अदनान को बाजुओं से उतारा, फिर उस कफन को अपने जिस्म से अलग किया। कफन के अंदर वो जीन्स और बनियान पहने हुए थी। उसने कहा, बेटे अभी हम खतरे से बाहर नहीं हैं। इसके बाद भी एक बड़ा दुश्मन है जो कहीं आसपास होगा, सामने नहीं आया है। हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो उसका हाथ थाम कर वहाँ से जाने लगी। उसने कहा, मम्मी यहाँ मेरी ग्रैंड मामा और पापा इंतज़ार कर रहे हैं। बेटे उन्हें इंतज़ार करने दो, मैं उनसे रब्ता करूँगी और तुम्हारे पापा को समझा दूंगी। वो उसके साथ चलते हुए बोला, आप बाद में क्यों रब्ता करेंगी, वो यहाँ मौजूद हैं। आप उनसे मिलें, बातें करें। बेटे तुम नहीं जानते, मैं बहुत मजबूर हूँ। तुम्हारे पापा की सलामती के लिए ही उनसे दूर हो रही हूँ। तुम फिक्र न करो, वो जल्दी हमारे पास आएंगे। फिर हम तीनों एक साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। वो खंडर के तारीख हिस्सों से इस तरह गुजरती जा रही थी जैसे अंधेरे में भी पहचानती हो, और बारहा वहाँ आती जाती रही हो। अदनान चलते चलते रुक गया। वो बोली, क्या बात है, क्यों खड़े हो गए? मेरी ग्रैंड ममा बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और आपको भी नहीं छोड़ना चाहता। वो उसके सामने घुटने टेक कर उसे चूम कर बोली, मैं तुम्हारी दादी से तुम्हें जुदा नहीं करूंगी। अगर तुम उनके साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी, मेरे साथ आओ। वो फिर उठकर खड़ी हो गई, उसका हाथ थाम कर चलने लगी। उसने कहा, मैं ग्रैंड मामा के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन आपसे बिछड़ जाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं है। बेटे कुछ दिनों की बात है, फिर हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती कि मैं किन हालात से दो चार हो रही हूँ, लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मेरे पास आना चाहोगे, मैं तुम्हें अपने पास बुला लिया करूंगी। जैसे कल तुमसे मिलकर तुम्हें ले गई थी, इसी तरह जब चाहूंगी तुम्हें ले जाया करूंगी। वो दोनों दूर तक और देर तक चलते रहे और इन खंडरात से बाहर आ गए। इस इलाके में बहुत हल्की रोशनी थी। उसने एक टैक्सी वाले को रोका, फिर उसमें बैठकर उस होटल में पहुंच गई जहां सोनिया और पोरस क्याम पजीर थे। उसने टैक्सी से बाहर आकर अदनान से कहा, बेटे तुम यहाँ से सीधे काउंटर पर जाओ। वहां बोलो कि तुम अपनी ग्रैंड मम्मा का फ़ोन नंबर मालूम करना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो। तुम्हारी ग्रैंड मम्मा ने अपने नाम के साथ अपना फ़ोन नंबर भी लिखवाया होगा, इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। वो वहां से होटल के अंदर चला गया। एना मैरिया टैक्सी के अंदर आकर बैठ गई, फिर ड्राइवर से बोली, आगे चलो, यूं ही सड़कों पर घूमते रहो, मैं आगे बताऊंगी कि कहाँ जाना है। ड्राइवर उसकी बात पर अमल करता रहा। एना मैरिया ने अपने ब्लाउज के गिरेबान में से आईना निकाला, फिर टैक्सी के अंदरूनी रोशनी में इस आईने में देखा। वो जब भी आईने के सामने आती थी और शिवानी को याद करती थी, वो आईने में नजर आने लगती थी। अब भी वो नजर आ रही थी, उसका अक्स मुस्कुरा रहा था। वो कह रही थी, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम वाकई अदनान की माँ होने का सबूत दे रही हो, मेरी तरह उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती हो। वो जुबान से नहीं बोल रही थी, खामोश थी, लेकिन उसकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। वो भी सोच के जरिए बोली, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ कि वो होटल में क्या कर रहा है। बेशक तुम्हें उसकी निगरानी करना चाहिए, वो अभी तुम्हें इस आईने में दिखाई देगा। शिवानी का अक्स खत्म हो गया, अदनान दिखाई देने लगा। वो होटल के काउंटर पर एक काउंटर गर्ल से कह रहा था, मेरी ग्रैंड मम्मा यहाँ होटल के कमरे में रहती हैं, उनका नाम मिसेज तैमूर अली है, आप रजिस्टर देखें। उस काउंटर गर्ल ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं रास्ते से भटक गया हूँ, वो मुझे तलाश कर रहे होंगे, इसलिए मैं उनसे फ़ोन पर रब्ता करना चाहता हूँ। काउंटर गर्ल ने रजिस्टर खोलकर देखा, मिसिज तैमूर अली का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज था। काउंटर गर्ल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी ग्रैंड मम्मा से रब्ता कराती हूँ। उसने अपने फ़ोन के जरिए मोबाइल नंबर पंच किए, फिर इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद सोनिया की आवाज़ सुनाई दी, हेलो कौन है? मैं होटल के काउंटर से बोल रही हूँ, आपका पोता यहाँ खड़ा हुआ है और आपसे बात करना चाहता है। उसने रिसीवर अदनान को दिया। अदनान ने इसे कान से लगाकर कहा, हेलो ग्रैंड मामा, आप परेशान हो रही होंगी, मैं यहाँ होटल में आ गया हूँ और आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सोनिया ने कहा, खुदा का शुक्र है तुमने मेरी परेशानियों का ख्याल किया, मुझसे रब्ता किया। बेटे अब तुम वहीं रहो, कहीं ना जाना, मैं अभी आ रही हूँ। ग्रैंड मम्मा मैं यहीं रहूँगा, प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस ग्रैंड मम्मा। फ़ोन का रब्ता ख़त्म हो गया। उसने काउंटर गर्ल को रिसीवर देते हुए थैंक यू कहा, फिर वहाँ से चलते हुए एक सोफे पर आकर बैठ गया।
आला बीबी ने सोनिया से कहा, मम्मा अब मुझे अदनान के दिमाग में जगह मिल रही है, मैं उसके ख्यालात पढ़ सकती हूँ, उसकी निगरानी कर सकती हूँ। आप वहाँ जल्द पहुँचें। पोरस सोनिया के साथ उसकी रेंटेड कार में बैठते हुए आला बीबी से बोला, अदनान से ये तो मालूम करो कि अना मैरिया कहाँ है। आला बीबी ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि हम अदनान के ख्यालात पढ़ सकते हैं, लेकिन उस तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकती। हमारी ख्याल खोने की लहरें उस तक पहुंचती हैं, लेकिन उसे हम जो कहते हैं वो सुनाई नहीं देता। सोनिया ने कहा, यह अल्लाह का करम है कि मेरे पोते के दिमाग में दुश्मन भी पहुंचते हैं, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि उनकी ख्याल खोने की लहरें भी ना सुनाई देती हैं ना मुतासिर करती हैं। होटल की विजिटर्स लॉबी में अच्छे खासे लोग थे। अदनान वहाँ एक सोफे पर तन्हा बैठा हुआ था। दुनिया के हर मुल्क में चोर, बदमाश और उठाई गिरे होते हैं। मौका पाते ही सामान उठाकर ले जाते थे। बच्चे भी एक कीमती सामान की तरह होते हैं, उन्हें अगवा करके अच्छे दाम वसूल किए जा सकते हैं। एक शख्स उसके पास सोफे पर बैठ गया, फिर बोला, हेलो सनी। अदनान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, हेलो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम रास्ते से भटक गए हो। मैं वहाँ काउंटर पर तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम अपनी ग्रैंड मम्मा से बात कर रहे थे। हाँ, बात कर रहा था, फिर कुछ भी नहीं। हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन दोस्त बन सकते हैं। क्या दोस्ती करोगे? उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। अदनान ने उसे हाथ मिलाया। उस शख्स ने जेब से चॉकलेट का एक पैकेट निकाल कर कहा, यह दोस्त का एक तोहफा है, तुम्हें यह पसंद आएगा। आला बीबी उसको अदनान के जरिए देख रही थी। उसकी आवाज़ सुनते उसके दिमाग में जाना चाहा तो उस शख्स ने सांस रोक ली। वो योगा का माहिर तो नहीं था, लेकिन बहुत सेहतमंद था, पहलवानी करता था। उसका दिमाग हसास था। लहरें महसूस करते ही सांस रोक ली और अब बेचैनी महसूस कर रहा था। वो टेलीपैथी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, ना ही शुबा कर रहा था कि कोई टेलीपैथी जाने वाली उसके दिमाग में आना चाहती है, लेकिन जगह ना मिलने के बायस वापस चली गई है। आला बीबी ने पोरस के पास आकर कहा, भाई तेज़ी से कार ड्राइव करो, फ़ौरन होटल पहुंचने की कोशिश करो। कोई शख्स अदनान के पास आकर बैठ गया। उसे चॉकलेट का एक पैकेट ऑफर कर रहे हैं। यकीनन इस चॉकलेट में कुछ मिलावट है। मुझे इस शख्स के दिमाग में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन इसके तेवर बता रहे हैं कि वो शख्स गलत है और किसी गलत इरादे से अदनान के पास आकर बैठा हुआ है। पोरस ने कहा, तुम फ़ौरन अदनान के पास जाओ, उसकी निगरानी करो। अगर उस शख्स को काबू में ना कर सको तो होटल के किसी दूसरे शख्स को आलाकार बनाकर उसका रास्ता रोको। हम बस पहुंच रहे हैं। वो सोनिया से बोली, आप होटल की काउंटर गर्ल से बात करें, वो बात करेगी तो मैं उसके दिमाग में पहुंच जाऊंगी। उसके जरिए होटल के किसी दूसरे शख्स को आलाकार बनाकर अदनान की हिफाजत करूंगी। उसे अदनान तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता इख्तियार करना था, ख्याल होने का एक सिलसिला कायम करना था। उस वक्त तक वो शख्स चॉकलेट का पैकेट अदनान को दे चुका था। उसे कह रहा था, बेटे इसका रैपर उतारो और इसे थोड़ा सा काट कर खाओ, देखो कितना मजा आता है। अदनान को वो चॉकलेट खा लेना चाहिए था, क्योंकि वो चॉकलेट और आइसक्रीम का शौकीन था, लेकिन उसने घूर कर उस शख्स को देखा। अचानक ही उसकी आंखों में शेवानी की गजबनाक कशिश पैदा हो गई। उस शख्स की आंखें उसकी नन्ही आंखों से चिपक कर रह गई थीं। वो अपनी नज़र हटाना चाहता था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। परेशानी से सोच रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। एना मैरिया टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी हुई थी और आईने में अपने बेटे अदनान को देख रही थी। उसे गाइड कर रही थी कि इस चॉकलेट को ना खाए और शख्स को घूर कर देखे। वो हमेशा की तरह अपनी मम्मी की बातों पर अमल कर रहा था और उस शख्स के 12 बजा रहा था। कभी शिवानी का भी यही तरीक़ेकार था। वो जिसे देखती थी उसे सहरज़दा कर देती थी। फिर वो जो हुक्म देती थी वो ताबेदार की तरह उसके हुक्म की तामील करता था। वो शख्स भी अदनान का ताबेदार बन गया था। अदनान ने वो पैकेट उसे देते हुए कहा, इसे खा लो। वो उस पैकेट को हाथ में लेना नहीं चाहता था, मगर लेना पड़ा। वो सोच रहा था और समझ रहा था कि इस चॉकलेट को नहीं खाना चाहिए। अगर इसे खाएगा तो अपने होशो हवास में नहीं रहेगा। ये समझने के बावजूद वो इनकार नहीं कर रहा था। बेख्तियार रैपर खोल रहा था, फिर उस चॉकलेट का टुकड़ा दांतों से काटकर उसे मुंह में रखकर चूस रहा था। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही उसकी आंखें खुमार आलूद होने लगीं, नशे से बोझल होकर बंद होने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सोफे पर लेटने लगा। अदनान वहां से उठा और दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। उसी वक्त सोनिया और पोरस दूर से चलते हुए उसके पास आई। पोरस ने पूछा, कहाँ है वो शख्स जो तुम्हें चॉकलेट दे रहा था? अदनान ने उंगली के इशारे से बताया। उन्होंने उधर देखा तो एक सेहतमंद तगड़ा शख्स करीबी सोफे पर आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। पोरस ने करीब जाकर देखा, उसे हिलाया। पता चला कि वो गाफिल है, नशे में है। उसके करीब ही चॉकलेट का एक आधा हिस्सा और रैपर पड़ा हुआ था। पोरस मुस्कुराकर बेटे के पास आकर उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोला, मामा आपका पोता तो बाकमाल है, इसने वो चॉकलेट उसी शख्स को खिला दिया है और वो अंटा गफील हो चुका है। सोनिया ने उसे चूम लिया। वो बोला, वो मुझे आपसे दूर रखना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ भेज दिया है। उसने खुश होकर कहा, वो मुझे इतना चाहती है, मेरे जज्बात का ख्याल रखती है, तो उसे मेरे सामने आना चाहिए। वो मुंह क्यों छुपा रही है? एना मैरिया आईने में दादी और पोते को देख रही थी। वो अपनी दादी को सोचती हुई नज़रों से देख रहा था। उसे एना मैरिया जो कह रही थी वो वही कह रहा था।
ग्रैंड मामा, मेरी मम्मी बहुत मुसीबत में है। वो मेरे पापा को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए दूर दूर रहती हैं। पोरस ने तड़प कर कहा, यह कैसी बात है कि वो तन्हा मुसीबत उठा रही है? क्या हम पर भरोसा नहीं है? हमारे साथ रहेगी तो हम उसकी मुसीबतें दूर कर सकेंगे। अदनान ने कहा, आप ये बातें मम्मी से बोलें, वो आपसे फ़ोन पर बात करने वाली हैं। पोरस ने पूछा, बेटे वो मुझसे कब बात करेंगी? ये मैं नहीं जानता। एना मैरिया ने उस छोटे से आने को अपने गिरेबान में रख लिया। फिर खिड़की से बाहर देखा तो टैक्सी वीरान सड़क पर धीमी रफ्तार में जा रही थी। उसने पूछा, ये तो मुझे कहाँ ले आयो? ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान तुम अकेली हो, सड़क पर घूमना चाहती थी। मैंने सोचा कि हम दोनों के घूमने के लिए वीरान सड़क बेहतर रहेगी। वो उसे घूर कर बोली, क्या तुम्हारी शामत आई है? टैक्सी को शहर की तरफ ले चलो। वो गाड़ी की चाबी दिखाते हुए बोला, ये अब मेरी जेब में जा रही है, इसे निकालना चाहती हो तो मेरी बाहों में आ जाओ। वो अगली तरफ का दरवाज़ा खोलकर पीछे आने लगा। एना मैरिया ने फौरन अपने गिरेबान में हाथ डालकर आईने को निकाला। फिर उसमें देखते हुए शिवानी का तस्वुर करने लगी। वो दिखाई देने लगी। आईने पर उसकी आंखें घूर रही थी। उन आंखों में देखते देखते एना मैरिया की आंखों में कशिश पैदा होने लगी। उधर वह दरवाज़ा खोलकर उसके करीब आ गया। एना मैरिया ने आईने पर से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। वो एकदम से चौंक गया। उससे नज़रें चुराने लगा, लेकिन ऐसा ना कर सका। उसकी आंखों से चिपक कर रह गया। उसने कहा, अब तुम बोलो कि कुत्ते हो? हाँ, मैं कुत्ता हूँ। अब तुम ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठोगे और टैक्सी को वापस शहर ले जाओगे। वो पीछे हटकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। अगला दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। फिर गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करता हुआ इसे यू टर्न देकर शहर की तरफ जाने लगा। एना मैरिया ने उस आईने को चूमकर फिर अपने गिरेबान में रख लिया। इस खंडर में जब दुश्मन ने उस पर हमला किया था, उस वक्त भी वो इस आईने के जरिए अपना बचाव कर सकती थी, शिवानी की मदद हासिल कर सकती थी, लेकिन वहाँ तारीकी थी। बार बार आईना निकाल कर नहीं देख सकती थी। वैसे भी शिवानी ने बहुत पहले उसे कह दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लिहाजा वो नहीं डरेगी। अदनान को हिफाजत से ले आएगी। 1 घंटे बाद वो टैक्सी उसके बंगले के सामने पहुंच गई। उसने टैक्सी से बाहर आकर उसको घूर कर देखा तो वो किराया भी वसूल करना भूल गया। तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से चला गया। उसने बंगले के अंदर आकर दरवाजे को बंद किया। वहां से बेडरूम में पहुंचकर एक नाइटी निकाली, फिर इसे लेकर बाथरूम चली गई। वहां शावर खोलकर भीगने लगी, अपनी थकन उतारने लगी। वो जब गुसल से फारिग होकर अपने बेडरूम में आई तो रात के 3 बज चुके थे। वो फ़ोन के जरिए पोरस से रब्ता करना चाहती थी। अपने बेड पर आकर टेलीफोन के पास बैठ गई। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने सोचती हुई नज़रों से टेलीफोन की तरफ देखा, फिर रिसीवर उठाकर कान से लगाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी, चुड़ैल की बच्ची, तूने मेरे दस्ते रास्त को भी मार डाला। वह नरम लहजे में बोली, मैंने उसे नहीं मारा और ना ही उसकी मौत आई थी। वो खुद ही मौत की तरफ चला गया। हाँ, मैं उस वक्त उसके अंदर चला गया। तूने उसे वार्निंग दी थी, समझाया था कि वो चला जाए वरना हराम मौत मारा जाएगा, लेकिन वो ना माना। मैं उसके ख्यालात पढ़ रहा था, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही तेरे उस नन्हे फितने ने अपना काम दिखा दिया। वो खुश्क लहजे में बोली, तुमने फ़ोन क्यों किया है? तू मुझे अपने दिमाग में आने दे, फिर मैं बताऊंगा। मैं तुझे आने से नहीं रोकती। जितनी बार आना है आता रहे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही तो मुसीबत है, तुम माँ बेटे किस मिट्टी के बने हो, मेरे काबू में नहीं आ रहे हो। मेरी ख्याल खोने की लहरें तेरे दिमाग तक पहुंचती हैं, फिर ऐसे आर पार हो जाती हैं जैसे नज़रें शीशे के आर पार हुआ करती हैं। और तेरे उस फितने का दिमाग तो अजायब घर है, कोई ख्याल पड़ा ही नहीं जाता। मैंने कई बार जल्जला पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ असर ही नहीं होता। मुझे तुम्हारी नाकामियों पर तरस आता है। ज़्यादा ना बोल, मेरी नाकामियों को मेरी शिकस्त ना समझ। जिस दिन मैं इटली पहुंचूंगा उस दिन तेरे हुस्न और शबाब की धज्जियां उड़ा कर रख दूंगा। तेरे उस पिल्ले को बगल में दबा कर ले जाऊंगा, उसका मुआयना करूंगा कि आखिर वो है क्या चीज़। अगर तुम बोल चुके हो तो फ़ोन बंद कर दो। खबरदार फ़ोन बंद ना करना, अभी मैंने बात मुकम्मल नहीं की। मुझे मालूम हुआ है कि तेरा यार इस शहर में आ गया है, वो अपने बेटे को ढूंढने आया था। तू उससे ज़रूर मिलने गई होगी। अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। मैं उसे कतरा रही हूँ, लेकिन पहले यकीन करना चाहती हूँ कि मेरे मिलने से उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ से ज़ोरदार कहका सुनाई दिया। उसने कहा, जब तक वो यहाँ नहीं आया था मैं नहीं जानता था कि कहाँ है। अब तो तेरे ही शहर में पहुंचा हुआ है, यकीनन किसी होटल या किराए के बंगले में ठहरा होगा। मेरे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे। क्या तू नहीं जानता कि दुनिया की सबसे चालाक और मक्कार औरत भी इसी शहर में पहुंची हुई है? मैं जानता हूँ, तेरा वो पिल्ला उसी सोनिया के साथ ही इस शहर में आया था, इसलिए मैं ज़रा फूंक फूंक कर कदम उठा रहा हूँ। तुझे एक फूंक में उड़ाने वाले आ गए हैं, ज़रा यहाँ आकर तो देख। मैं नादान नहीं हूँ, तेरा चैलेंज कबूल नहीं करूँगा, लेकिन तुझे यह समझ लेना चाहिए कि मैं फरहाद और सोनिया से कमतर हूँ और ना कमज़ोर हूँ। ऐसी हिकमत अमली इख्तियार कर रहा हूँ कि एक दिन उनके होश उड़ जाएंगे। मैं इतना तो अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तू कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो फिर डरती क्यों? अपने यार से मिलने क्यों नहीं जाती? हाँ, मुझे जाकर मिलना चाहिए। मेरे अंदर से शिवानी कहती है कि मुझे मिलना चाहिए। वो मेरे साथ है, मेरी गैर मामूली सलाहियतें हैं, मुझे डरना नहीं चाहिए।
मैं फैसला कर रही हूँ और कोई फैसला करने के बाद अपने पोरस से ज़रूर मिलूंगी। वो घुराते हुए बोला, आना आना आना, तू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा दिल कहता है कि तू मेरी ज़िंदगी में आएगी तो मुझे बड़ी पुरस्कार कुव्वतें मिलेंगी। मैं नाकाबिले शिकस्त बन जाऊंगा। मेरी ज़रूरत को और मेरी ज़िद को समझने की कोशिश कर। पोरस के करीब जाने की कोशिश ना कर, वरना बहुत बुरी तरह पछताएगी। तू कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा। क्या मैं रिसीवर कान से लगाकर बैठी रहूंगी? अब भौंकना बंद कर दे। उसने फ़ोन बंद कर दिया, रिसीवर रख दिया। सर झुकाकर सोचने लगी, उस दुश्मन की बातों ने परेशान कर दिया था। वो खुद को हौसला देने लगी कि मैं ख्वामखा क्यों डरती हूँ। मेरे अंदर गैर मामूली सलाहियतें हैं, फिर शिवानी मेरे साथ ही रहती है। बज़ाहिर मेरा वजूद एक है, लेकिन मेरे अंदर दो हस्तियाँ रहती हैं, मैं और शिवानी। मुझे डरना नहीं चाहिए। उसने फिर रिसीवर को उठाया, नंबर डायल किए। दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजने लगी। फिर एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, ये होटल प्लाजा है। आपके होटल में मिस्टर पोरस अली क्याम पजीर हैं। मैं उनका रूम नंबर नहीं जानती। प्लीज़ आप रजिस्टर देखकर उनसे रब्ता करवा दें। प्लीज़ आप होल्ड ऑन करें। थोड़ी देर बाद काउंटर गर्ल की आवाज़ सुनाई दी, वो रूम नंबर 201 में है। मैं उनका फ़ोन नंबर बता रही हूँ, आप नोट कर लें। उसने नंबर बताकर रब्ता ख़त्म कर दिया। ऐना ने उस फ़ोन नंबर पर रब्ता किया। थोड़ी देर बाद पोरस की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते ही ऐना का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मैं बोल रही हूँ। उधर पोरस के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने जल्दी से पूछा, ऐना तुम कहाँ हो? मुझसे मुंह क्यों छुपाती फिर रही हो? वो बोली, कुछ ऐसी मजबूरियां थी, अब नहीं रहेंगी। मैं कल किसी वक्त तुमसे मिलूंगी। कल बहुत दूर है, अभी क्यों नहीं? हम एक ही शहर में हैं, ऐसी दूरी क्यों है? हालात कुछ ऐसे हैं। मैं फ़ोन पर पूरी तफसील नहीं बता सकती। जब मुलाकात होगी तो तुम्हें बताऊंगी। जब मैं त्यारे में सफ़र कर रहा था तब तो मेरी बंद आंखों के पीछे नजर आई थी। क्या हकीकतन वो तुम ही थी? तुम ही मुझसे बातें कर रही थी? अचानक आवाज़ बदल गई। शिवानी की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, उस वक्त ऐना दिखाई दे रही थी, मगर बोल मैं रही थी। बोरस ने एकदम चौंक कर कहा, शिवानी? ये तो शिवानी की आवाज़ है। अब से पहले भी मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। शिवानी, क्या वाकई तुम बोल रही हो? एना मैरिया ने कहा, मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैंने अभी शिवानी की ही आवाज़ सुनी थी। हाँ, वो मेरे अंदर रहती है। मैंने तुम्हें बताया था कि बज़ाहिर मेरा वजूद एक है, लेकिन मैं दो हूँ। मैं भी हूँ और मैं शिवानी भी हूँ। बेशक तुमने ये सब कुछ मुझसे कहा था, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तुम इतनी अजीब हो कि तुमसे मिलने को दिल तड़प रहा है। प्लीज़ अभी आ जाओ या मुझे अपना पता बताओ। मैं नहीं आ सकूंगी और ना ही तुम्हें मिल सकूंगी। शिवानी मुझे हौसला देती है कि तुमसे ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन यही शिवानी फिलवक्त मुझे रोक रही है। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि तुमसे कल मुलाकात करना चाहिए। वह सर दा भर कर बोला, अच्छी बात है, मैं कल तक इंतज़ार करूंगा। मेरा बेटा कैसे है? क्या अपनी माँ के पास है? हाँ, वो ममा के साथ उनके कमरे में है। क्या तुम फिर उसे बुलाना चाहोगी? अभी नहीं, जब वो चाहेगा तो मैं उसे अपने पास बुला लूंगी। फिर ये कि कल तो मिलना ही है, उसके बाद मैं तुम्हारी ममा से भी मिलूंगी। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुमने नींद उड़ा दी है। तुम बेख्वाबी के मरीज नहीं हो। जब चाहते हो अपने जहन को थपक कर सुला देते हो। अपने दिल को ये तसल्ली देकर सो जाओ कि कल हमारी मुलाकात का दिन निकलने वाला है। अच्छी बात है, शब्बा खैर। एना मैरिया ने शब्बा खैर कहकर रिसीवर रख दिया। फरमान गहरी नींद में था। तकरीबन सभी टेलीपैथी जानने वाले सोने से पहले अपने दिमाग को हदायत देते हैं और गहरी नींद सो जाते हैं। हदायत यह होती है कि नींद के दौरान कोई इस कमरे में आए या गैर मामूली बात हो तो उनकी आंख फौरन खुल जाए। फरमान के साथ भी यही हुआ था। एक आहट ने उसे नींद से चौंका दिया था। उसने फौरन ही आंखें खोल दी। चंद सेकंड तक चुपचाप पड़ा रहा। फिर उसने एक हाथ से अनीता को टटोला तो उसके पहलू में अनीता नहीं थी। उसने सर घुमाकर देखा, फिर उठकर बैठ गया। वो बेडरूम में नहीं थी। उसने बाथरूम की तरफ देखा। उसका दरवाज़ा ज़रा सा खुला हुआ था और अंदर रोशनी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि वो वहाँ भी नहीं। अब उसके दिमाग में जाकर ये मालूम किया जा सकता था कि वो कहाँ है। उसने ख्याल खुआनी की परवाज़ की, फिर उसके दिमाग में पहुँचना चाहा तो सोच की लहरें भटकने लगीं। उसका दिमाग नहीं मिल रहा था। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। साफ समझ में आ रहा था कि वो मर चुकी है। इसीलिए सोच की लहरों को उसका दिमाग नहीं मिल रहा। उसने परेशान होकर सोचा कि वो इतनी रात को कहाँ गई है। उसकी मौत कहाँ वाक़ई हुई है। जब वो उठकर गई तो मुझे मालूम ना हो सका। वो तेज़ी से चलता हुआ बेडरूम से निकलकर कॉरिडोर में आया। फिर कॉरिडोर से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो एकदम से ठिठक गया। वो फर्श पर चारों शाने चित पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसने करीब आकर देखा तो सांस भी बंद हो चुकी थी। वो झुककर उसके सीने से कान लगाकर सुनने लगा। धड़कनें खामोश थी। वो सदमे के बायस एक जरा सा चकरा गया। वहीं उसकी लाश के पास फर्श पर बैठ गया। वो गम से निढाल होकर सोचने लगा कि ये यहाँ क्यों आई थी। इसकी मौत इस कमरे में क्यों हुई है। ये तो सेंटर टेबल से टकराकर उस गुलदान के साथ फर्श पर गिर पड़ी थी। फिर ना तो गुलदान उठा सकी ना खुद उठ सकी।
उसे याद आया कि किसी आहट के बायस ही उसकी आंख खुली है। अब पता चल रहा था कि वह आहट गुलदान के गिरने की आवाज़ थी। सवाल ये पैदा होता है कि वो इस कमरे में आकर सेंटर टेबल से टकराकर क्यों गिरी थी। क्या उसे किसी ने गिराया है? वो उठकर खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा। वहां ऐसे आसार नहीं थे जैसे कोई आया हो और फिर चला गया हो। वो तेजी से चलता हुआ कमरे से बाहर निकला, कॉरिडोर से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। ड्राइंग रूम का एक दरवाजा था, वो भी अंदर से बंद था, वो बाहर की तरफ खुलता था। उसे देखकर यह राय कायम नहीं की जा सकती थी कि बाहर से कोई दुश्मन अंदर आया था। ऐसे वक्त यही बात ज़हन में आई कि बाहर से कोई नहीं आ सकता तो अंदर से कोई ख्याल ख्वानी करने वाला आ सकता है। किसी टेलीपैथी जानने वाले से दुश्मनी नहीं थी। फिर अनीता के दिमाग के अंदर कौन आ सकता है? कौन उसे ख्वामखा हलाक कर सकता है? वह चंडाल जोगिया के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि वह अपनी बेटी को कत्ल करेगा। वह जानता था कि चंडाल ऐसे पुरस्कार उलूम के जरिए इस कदर आत्मा शक्ति हासिल कर चुका है कि अपने अलावा दूसरों की भी आत्मा उनके जिस्म से निकालकर उसे दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर सकता है। अनीता ने अपने बाप के बारे में उसे यह सब कुछ बताया था। उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। ऐसी बातों पर ना तो यकीन करना चाहता था, ना ही ऐसी बातों पर बहस करके अपना वक्त ज़ाया करना चाहता था। वैसी आत्मा शक्ति को नहीं मानता था, इसीलिए यह सोच भी नहीं सकता था कि एक बाप ने खुद ही अपनी बेटी को हलाक किया है और उसे दूसरे रूप में नई जिंदगी दे चुका है। वह हर पहलू से सोच सोच कर थक गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उसने दूसरे कमरे में आकर जान क्यों दे दी। उसके साथ बेड पर लेटी हुई थी तो उसको वहीं मौत आ सकती थी, लेकिन दूसरे कमरे में आकर फर्श पर जान देने की क्या ज़रूरत थी। उसे बेला ओबराय याद आई। उसकी पेशगोई दुरुस्त हो चुकी थी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसकी मौत तबई होगी या हादसा थी। वह फौरन ख्याल ख्वानी के जरिए बेला के दिमाग में पहुंच गया। वो गहरी नींद में थी, अपने किसी आइडियल को ख्वाब में देख रही थी। फरमान ने पहले भी उसके ख्यालात पढ़कर यह मालूम किया था कि वो बहुत ही रोमानी तबीयत की लड़की है। उसके ख्यालों में कोई खूबरू जवान बसा हुआ है। वो उसके तसव्वुर और ख्वाबों में वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन ताश के पत्तों ने कहा था कि वो एक दिन ज़रूर उसे मिलेगा। इस वक्त भी ख्वाब में कोई नौजवान था जिसका धुंधला शख्स दिखाई दे रहा था। वो उसका हाथ थामकर खुशबुओं, फूलों और रंगों की दुनिया में लिए जा रहा था। इस रोमान परवर ख्वाब में फरमान को मुदाखलत नहीं करना चाहिए थी, लेकिन अनीता की मौत ने फरमान को बुरी तरह उलझा दिया। अब इस उलझन को बेला बराए दूर कर सकती थी। उसने उसके ख्वाबीदा जहन में अनीता का नाम लिया। वो अपने आइडियल से बोली, तुम इस वक्त इतने रोमानी मूड में अनीता का नाम क्यों ले रहे हो? फरमान ने उसके आइडियल के अंदाज में कहा, तुम बहुत अच्छी और सच्ची पेशगोई करती हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अनीता की मौत तबई होगी या हादसा थी? वो बोली, ना तबई होगी ना हादसा थी, उसे कत्ल किया जाएगा। फरमान ये सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि वो किस तरह और किन हालात में हलाक की जाएगी? नहीं, ये मैं नहीं बता सकती। अगर अनीता मेरे पास थोड़ी देर और बैठी रहती, मेरे कहने पर पत्ते उठाती रहती, तो मैं बहुत दूर तक उसके बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकती थी। लेकिन वो अनिल शर्मा से नाराज़ होकर चली गई थी। मेरे महबूब, अब उसकी बातें ना करो प्लीज़। इस माहौल में प्यार भरी बातें करते रहो। फरमान उसके दिमाग से वापस आ गया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर बेचैनी से टहलने लगा। उसको बेला की इस बात ने उलझा दिया था कि उसे किसी ने हलाक नहीं किया। अब ये बात यकीनी हो चुकी थी कि किसी ने टेलीपैथी के जरिए उसे हलाक किया। वो सोचती हुई नज़रों से अनीता की लाश को देखने लगा। वो जितना भी देखता, जितना भी सोचता, उसे वो हकीकत मालूम ना होती जो अनीता पर गुजर चुकी थी। उसके ज़हन में एक हल्के से शुबे ने जन्म लिया कि क्या आला बीबी ने ऐसा किया होगा। पहले कभी आला बीबी से गहरी दोस्ती थी, वो मोहब्बत की हदों को छूने वाले थे। उससे पहले ही अनीता उन दोनों के दरमियान आ गई। आला बीबी ने हसद और जलापे को कोई मुजाहरा नहीं किया था, लेकिन बड़ी फराख दिली से फरमान को अनीता के हवाले कर दिया था और खुद उसकी ज़िंदगी से दूर हो गई। फरमान ने ख्याल ख्वानी के जरिए आला बीबी को मुखातिब किया। रात के पिछले पहर सभी सो जाते हैं, लेकिन आला बीबी किसी मसले में उलझी हुई थी, इसलिए जाग रही थी। उसने फरमान से पूछा, क्या बात है, इतनी रात को मेरे पास आए हो? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, अनीता मर चुकी है। आला बीबी ने सदमे का इजहार किया। यह खबर सुनकर मुझे दिली सदमा पहुंच रहा है। मुझे अनीता से कभी कोई शिकायत नहीं रही। मैं उसके लिए दुआ करती हूँ, खुदा उसकी रूह को सुकून नसीब करे। बाय द वे, तुम्हारी परेशानी बता रही है कि उसकी मौत तबई नहीं हुई। तुम दुरुस्त कह रही हो, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। समझ में नहीं आता कि उसे कौन हलाक करेगा, जबकि मेरी और अनीता की किसी भी ख्याल ख्वानी करने वाले से दुश्मनी नहीं है। ये ना बोलो, चंडाल को मत भूलो। वो तो शुरू ही से तुम्हारा दुश्मन है। क्या उसने तुम्हें गुलाम बनाए रखने की कोशिशें नहीं की? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने उसे निजात हासिल कर ली थी। वो अपनी बेटी को कभी हलाक नहीं करेगा। वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। बेटी की मौत से उसे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन चंडाल के सिवा तुम दोनों का कोई दुश्मन ना था, ना है और ना होगा। हकीकत मालूम करना चाहते हो तो किसी भी तरह चंडाल से राब्ता करो। फिलहाल जाओ, पहले अनीता का क्रियाक्रम कराओ। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। चंडाल का मौजूदा लबो लहजा नहीं जानता था।
वरना अभी उससे रब्ता करता और हकीकत मालूम करने की कोशिश करता। उधर चंडाल भी उसके नए लबो लहजे को नहीं जानता था, इसलिए उसे ख्याल खोनी के जरिए मुखातिब नहीं कर सकता था। वो अभी अभी अपनी बेटी की आत्मा को एक बहुत ही हसीन नौजवान लड़की के अंदर पहुंचा कर आया था। पहले उसे अपने हाथों से हलाक किया था और फिर एक नए रूप में जिंदगी भी दे चुका था। इस वक्त वो अपने बेडरूम की तारीकी में बैठा हुआ था। उसकी निगरानी करने वाले आर्मी अफसरान गहरी नींद में थे। उसे टीवी स्क्रीन पर देख नहीं सकते थे। अगर जागते रहते तो भी उसे तारीकी में देखा नहीं जा सकता था। उसने अनीता के दिमाग में रहकर फरमान का मोबाइल नंबर मालूम किया, उससे रब्ता कर सकता था। लेकिन इस बंगले से करता तो उसकी कॉल पकड़ी जा सकती थी। अफसरान को मालूम हो जाता कि उसने राजदारी से किसी से रब्ता किया था। वो कुछ देर सोचने के बाद अपने बेटे हंसराज जोगिया के दिमाग में पहुंच गया। मैंने उस पर तनवीमी अमल किया था। इस वक्त वो तनवीमी नींद सो रहा था। उसके ख्यालात ने बताया कि दूसरी सुबह चंडाल उससे रब्ता करने वाला था। मैंने सोचा था कि चंडाल के आने से पहले वो अपनी तनवीमी नींद पूरी कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो पहले ही बेटे के दिमाग में आ गया। इस वक्त तनवीमी अमल का असर कच्चा था, इसमें पुख्तगी नहीं आई थी। यानी वो मेरा मामूल और ताबेदार तो बन चुका था, लेकिन उसके ज़हन में अभी ये बात ताज़ा थी कि उस पर तनवीमी अमल किया गया। यही बात चंडाल को मालूम हो गई। उसने पूछा, तुम पर किसने अमल किया है? उसकी ख्वाबीदा सोच ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो कौन था। उसकी आवाज़ मेरे अंदर गूंजती रही और मैं मुतासिर होता रहा। उसने कहा, तुम्हारे ख्यालात बता रहे हैं कि तुमने शराब पी थी। गधे के बच्चे, जवाब दो, क्यों पी थी? पिताजी, बस गलती हो गई। एक बहुत ही हसीन लड़की मेरे पास आई है, उसका नाम बिंदिया है। यूं तो कितनी हसीनाएं मिलती रहती हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त है। मैं इसके कहने से पीने लगा, इनकार ना कर सका। इसका मतलब यह है कि वो टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर मौजूद था। उसके ज़रिए उसने तुम्हें शराब पिलाई, फिर तुम्हें इस तरह ट्रैप किया। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। वो लड़की कहाँ है? मेरे इसी बंगले में होगी। शायद अभी मेरे बेडरूम में होगी, मैं जागने के बाद देख सकता हूँ। तो फिर सो क्यों रहे हो? उठ के बैठो, उस लड़की को देखो कहाँ है। वो उठकर बैठ गया। चंडाल ने कहा, मैं हुक्म देता हूँ, अब तुम किसी की मामूल और ताबेदार बनकर नहीं रहोगे। मैं तुम पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करूंगा और जिसने भी तुम पर अमल किया उसे वॉश कर दूंगा। पहले उस लड़की को देखो। उसने देखा, वो बेडरूम में नहीं थी। फिर वो वहां से निकलकर दूसरे बेडरूम में आया तो बिंदिया वहां बेड पर गहरी नींद सो रही थी। चंडाल ने कहा, इसे जगाओ, इससे बातें करो, ताकि मैं इसके अंदर पहुंचकर मालूम कर सकूं कि कौन ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे पास आया था। उसने बिंदिया के पास आकर उसे झिंझोड़ कर जगाया। बिंदिया, उठो, मेरी बात सुनो। वो गहरी नींद में थी। झिंझोड़ने पर किसमिसाने लगी। करवट बदलते हुए बोली, मुझे ना जगाओ, मुझे सोने दो प्लीज़। चंडाल ने कहा, बस मैं इसकी आवाज़ सुन चुका हूँ, तुम जाकर बिस्तर पर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। मैं तुम पर अभी आकर अमल करता हूँ। वो चला गया। चंडाल उसके अंदर पहुंचकर उसके ख्वाबीदा ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि इसका नाम बिंदिया भास्कर है और इसका ताल्लुक शांताबाई से है, जो एक मशहूर व मारूफ अस्पताल की मालिक है और बहुत दौलतमंद है। उसके ख्यालात ने बताया कि शांता की बेटी नेहा के एक उम्र रसीदा सरपरस्त है, जिसे बिंदिया फांसना चाहती थी। क्यों फांसना चाहती थी, वो सारी तफसीलात चंडाल को मालूम होने लगी। उसने उसे किस तरह फांसने की कोशिश की, फिर कैसे खुद ही अपने जाल में फंस गई। ये सारी बातें चंडाल को मालूम होने लगी। फिर यह भी मालूम हुआ कि बिंदिया ने एक गलती करने के बाद आज रात उसके बेटे हंसराज जोगिया के साथ दूसरी गलती की और उसके साथ शर्मनाक तस्वीरें उतरवाती रही। उसने हंसराज के पास आकर पूछा, वो तस्वीरें जो तुम बिंदिया के साथ उतरवाते रहे हो वो कहाँ हैं? उन्हें फ़ौरन कैमरे से निकालो। वो बेड पर से उठकर मेज़ के पास आया। वहाँ वो ऑटोमेटिक कैमरा रखा हुआ था। उसने इसे खोलकर देखा तो अंदर नेगेटिव रोल नहीं था। चंडाल ने पूछा, क्या हुआ? जो तस्वीरें तुमने उतारी वो नेगेटिव कहाँ हैं? मैंने दो रोल उतारे थे। एक रोल यहाँ मेज़ पर रखा हुआ था, दूसरा इस कैमरे के अंदर था, लेकिन अब तो दोनों में से एक भी नहीं। वो गुस्से से बोला, जलील कुत्ते, तेरी वजह से मैं किसी दिन मारा जाऊंगा। तेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं तेरी तनवीमी नींद पूरी होने से पहले यहाँ पहुँच गया। मैं तेरी अहमकाना हरकतों के बारे में यह सब कुछ मालूम करूँ। अगर मुझसे ज़रा सी भी चूक हो जाती तो तू उसका गुलाम बना रहता और फिर किसी दिन उसे मेरी शारक तक पहुँचा देता। तू मेरा बेटा नहीं, दुश्मन है। ये कहकर उसने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वो चीखें मारता हुआ उछलकर फर्श पर गिर पड़ा और तकलीफ की शिद्दत से तड़पने लगा। चंडाल तेजी से सोच रहा था कि जो भी टेलीपैथी जाने वाला ऐसी हरकतें कर रहा है, वो ये तो मालूम कर चुका है कि उसका नाम हंसराज जोगिया है और ये चंडाल जोगिया का बेटा है। दिल्ली पुलिस में आईजी ऑफ पुलिस रंजीत वर्मा बना हुआ है। चंडाल का शुबा मुझ पर था। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि फरहाद अली तैमूरी ऐसा कर सकता है। अगर उसका बेटा हंसराज दिल्ली में रंजीत वर्मा की हैसियत से रहेगा तो फरहाद इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने बेटे के दिमाग को लॉक कर दूं तो फरहाद इसके अंदर नहीं आ सकेगा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में दूसरों को आलाकार बनाकर रंजीत वर्मा की निगरानी करता रहेगा और उसके ज़रिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उसकी अकल समझा रही थी
कि अब उसके बेटे हंसराज जोगिया को दिल्ली में तो क्या, इस दुनिया में भी नहीं रहना चाहिए। उसे बेटे की मौत से अपनी ज़िंदगी मिल सकती थी, वरना वो मेरी तरफ से अंदेशों में घिरा रहता कि पता नहीं मैं कब उसका सुराग लगाकर उस तक पहुंच जाऊं। उसके पास ज़्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं था। 1 डेढ़ घंटे बाद सुबह होने वाली थी, और अगर आर्मी अफसरान जाग जाते, फिर ना तो वो खामोश बैठकर ख्यालख्वानी कर सकता था, ना ही किसी प्लानिंग पर अमल कर सकता था। उसने फौरी तौर पर यही फैसला करके आज ही रात अपनी बेटी को कत्ल किया। अब बेटे को भी करेगा। वो आत्मा को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल करने वाली मखसूस मंत्र पढ़ने लगा। सबसे पहले उसकी अपनी आत्मा जिस्म से निकलकर दूर दूर तक जाने लगी, मुख्तलिफ इलाकों में देखने लगी। फिर उसने एक ऐसे जवान को देखा जो करीबुल मर्ग था। वह फ़ौरन ही वहाँ से आ गया। उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए बेटे को हुक्म दिया कि वहाँ से उठे और बिंदिया को कत्ल कर दे। इसको भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, ताकि दुश्मन टेलीपैथी जाने वाला इस आलेकार के ज़रिए कोई दूसरी चाल ना चल सके। उसने हुक्म की तामील की। अपनी जगह से उठकर अलमारी खोली, इसमें से एक खंजर निकाला, फिर दूसरे बेडरूम में आ गया। बिंदिया वहां जवानी की मस्त नींद में डूबी हुई थी। उसने करीब आकर खंजर वाले हाथ को फिजा में बुलंद करके फिर एक झटके से उसके फल को सीने में उतार दिया। वो एक चीख मार कर उठी, आंखें खोलकर उसे देखा, फिर तड़प तड़प कर वहीं बेड पर ठंडी हो गई। चंडाल ने बेटे को हुक्म दिया, अब वही खंजर तुम अपने सीने में उतार लो। वो उसके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था। इससे पहले भी बाप ने हुक्म दिया था कि चलती ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान दे दो, तो उसने यही किया था। उस वक्त जान देकर रंजीत वर्मा के जिस्म में समा गया। इस बार उसने फिर वही किया। खंजर के दस्ते को दोनों मुट्ठियों में जकड़कर उसके तेज फल को अपने सीने में उतार लिया। आत्मा ने जिस्म को छोड़ दिया, वहां से परवास करने लगी। चंडाल अपने मंत्रों के जरिए से काबू में करता हुआ एक करीबुल मर्ग नौजवान के पास ले आया। वो 1 मिनट पहले ही दम तोड़ चुका था। उसकी आत्मा जिस्म को खाली कर चुकी थी। हंसराज की आत्मा इस खाली जिस्म में दाखिल हो गई। ऐसे वक्त चंडाल ने अपने मंत्रों की शक्ति से देखा तो बिंदिया की आत्मा वहां आसपास भटक रही थी। उसने इन्हीं लम्हों में फैसला किया कि इस आत्मा को भी ठिकाने लगाएगा, किसी के जिस्म में पहुंचाएगा और इसके जरिए उस टेलीपैथी जाने वाले को तलाश करेगा जिसने उसके बेटे पर तनवीमी अमल किया था। वो बिंदिया की आत्मा के लिए भी मंत्र पढ़ने लगा। उसे काबू करके इधर से उधर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घूमने लगा। इस दुनिया में हर लम्हा हर पल इंसान जीता मरता है। वो अपने मंत्रों की शक्ति से ये तमाशे देख रहा था। एक जगह उसे एक हसीन लड़की दिखाई दी। उसने अपने मंत्रों के जरिए उस लड़की को दबोच लिया। वो तड़पने लगी, सांस लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन 2-3 मिनट में ही हार गई। सांस ना लेने के बाद उसका दम निकल गया, उसकी आत्मा भी निकल गई। चंडाल ने बिंदिया की आत्मा को उसके अंदर पहुंचा दिया। अनीता जिस हसीन दोशीज़ा के अंदर पहुंची, उसका नाम समर सुल्ताना था। उसका ताल्लुक किसी दौलतमंद घराने से नहीं था। वो एक जगह मुलाजमत करती थी। मोहल्ले के गुंडे बदमाश उसके पीछे पड़ गए थे। दफ्तर में भी उसके साहब उस पर आशिक हो गए थे। ये शेर ऐसी ही हसीन लड़की के लिए लिखा गया है। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। उस कंपनी के बॉस ने एक शाम उसे दफ्तरी काम के बहाने रोक लिया था। फिर दस्त दराजी करना चाहिए तो समर सुल्ताना ने उसके मुंह पर तमाचा रसीद किया। फिर कहा, अब हाथ लगाओगे तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी, तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इस एक तमांचे को ही बहुत समझो। वो पांव पटक कर वहां से चली आई थी। वहां की मुलाजमत छोड़ दी, लेकिन वो बॉस अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कसम खा ली कि उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। उसने उसी के मोहल्ले के 2 गुंडों को बुलाकर उन्हें 2-2 हज़ार रुपये दिए और कहा कि उसे अगर अगवा करके मेरे गोदाम में पहुंचा दोगे तो मेरे साथ तुम्हारा भी भला होगा। मैं उसकी इज्जत से खेलने के बाद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम उसे इस तरह इस्तेमाल करना कि वह अपने घर भी जाने के काबिल न रहे। उन्होंने उसे पास के गोदाम में लाकर बंद कर दिया। वह समझ गई कि निजात हासिल नहीं कर सकेगी, उसकी इज्जत लुट जाएगी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बेहतर है कि वो खुदकुशी कर ले। वो अपनी ज़िंदगी हार जाना चाहती थी। ऐसे वक्त चंडाल ने उससे ज़िंदगी छीन ली और उसका जिस्म अपनी बेटी के हवाले कर दिया। अनीता और समर सुल्ताना दोनों के जिस्म मर गए थे। उनमें से समर सुल्ताना के जिस्म को ज़िंदगी मिली। उसने आंखें खोलकर देखा, उसके अंदर से अनीता ने अपने आप को गोदाम के एक स्टोर के अंदर पाया। फिर मौजूदा हालात को समझने लगी। अब अनीता और समर सुल्ताना का ज़हन मुश्तरिक हो गया था। उसे समर सुल्ताना के हालात तेज़ी से मालूम हो रहे थे। चंडाल भी उसके अंदर पहुंचा हुआ था। वह चाहता था कि उसकी बेटी जल्द अज जल्द किसी महफूज मुकाम पर पहुंच जाए, ताकि वो तनवीमी अमल के ज़रिए उसके दिमाग को लॉक कर दे, फरहाद की ख्याल खानी का रास्ता रोक दे। ऐसे वक्त समर सुल्ताना का बॉस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर मूंछों को ताव देता हुआ अंदर आया। फिर मुस्कुराकर बोला, बहुत भौंक रही थी, तूने मुझे तमाचा मारा था, अब देख मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। चंडाल उसके अंदर पहुंच गया। उसने अपने दोनों जरे खरीद गुंडों को आवाज़ दी। वो दौड़ते हुए अंदर आए। एक ने पूछा, क्या हुक्म है साहब? साहब ने कहा, मैं तुम दोनों को अभी 10,000 दूंगा तो दोनों को 5-5 हज़ार मिलेंगे, और तुम में से कोई एक लेगा तो उसे 10,000 मिलेंगे। तुम में से कौन इतनी बड़ी रकम लेना चाहता है? एक ने आगे बढ़कर कहा, मैं लेना चाहता हूँ। दूसरे ने आगे बढ़कर सीने को ठोंक कर कहा, नहीं, मैं 10,000 लेना चाहता हूँ।
वो बोला, तुम में से जो जिंदा रहेगा वो 10,000 लेगा, फैसला करो कि तुम में से कौन जिएगा कौन मरेगा। एक के पास रिवॉल्वर था। उसने चंडाल की मर्जी के मुताबिक अपने लिबास के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर अपने साथी को गोली मार दी। फिर अपने साहब का निशाना लेते हुए कहा, 10,000 तो क्या, मुझे वो सारी रकम मिल जाएगी जो इस वक्त तुम्हारे पास है। रकम निकालोगे या मरना पसंद करोगे? वो सहम कर बोला, ये सब क्या हो रहा है? उस गुंडे ने अपना रिवॉल्वर समर सुल्ताना की तरफ उछाल दिया। सुल्ताना ने इसे पकड़ने के बाद गुंडे को गोली मार दी। फिर अपने बॉस का निशाना लेते हुए बोली, हाँ, तो तू तमांचे का इंतकाम लेना चाहता था, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता था। वो बुरी तरह बौखला गया। दोनों हाथ इनकार में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तुमसे इंतकाम नहीं लेना चाहता। तुम जहां जाना चाहोगी वहां पहुंचा दूंगा। तुम जितनी रकम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तू नहीं जानता कि कैसी बला तेरे गले पड़ गई है। मैं तो तेरी सारी दौलत और जायदाद हड़प कर जाऊंगी। अभी मुझे अपने बंगले में ले चल, मैं वहां जाकर आराम करना चाहती हूँ। वो दोनों हाथ जोड़कर बोला, हाँ हाँ, अभी चलो, बाहर मेरी कार खड़ी है, मैं अभी तुम्हें अपने बंगले में ले जाऊंगा। बहुत बड़ा बंगला है, खाली है, वहां तुम ऐशो आराम से रहोगी। समर सुल्ताना ने उठते हुए रिवॉल्वर उसके कदमों में फेंकते हुए कहा, आओ मुझे ले चलो। उसने अपने कदमों में पड़े हुए रिवॉल्वर को हैरानी से देखा। उसे यकीन नहीं आया कि समर सुल्ताना ने भरा हुआ रिवॉल्वर उसके पास फेंक दिया। उसने सोचा, बस यही मौका, मैं इसे काबू में ले आऊंगा। वह झुककर उठाना चाहता था मगर झुक ना सका। उसने अपनी कमर को पकड़कर दोबारा झुकने की कोशिश की लेकिन झुक ना सका, पीछे हट गया। समर सुल्ताना ने पूछा, तुम वहां क्यों खड़े हुए हो, चलो मेरे साथ। वो फौरन ही पलटकर कुछ कहे बगैर तेजी से चलता हुआ उस गोदाम से बाहर आया। बाहर खड़े हुए मुसल्ला गार्ड ने उसे देखकर सलूट किया। वो उसे कहना चाहता था कि मेरे साथ ये कोई मामूली लड़की नहीं है, कोई भला है, इसे गोली मार दो, लेकिन वो ऐसा न कर सका। अपनी ही कार में आकर बैठ गया। समर सुल्ताना उसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। फिर वो कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगा। परेशान होकर बड़बड़ाने लगा, ये मुझे क्या हो गया, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। मैंने इस रिवॉल्वर को उठाना चाहा तो उठा ना सका, अपने सिक्योरिटी गार्ड से कोई मदद ना ले सका। तुम क्या भला हो, कौन हो, क्या तुम जादू जानती हो? मैं तो एक मामूली सी गरीब लड़की हूँ जो तुम्हारे दफ्तर में काम करने आई थी, और तुमने मुझे कमज़ोर समझकर मेरी इज्जत की बोटी बोटी कर देना चाहा। अब बताओ कौन कमज़ोर है? मेरे पास तो अब रिवॉल्वर भी नहीं। तुम्हारे पास दौलत और ताकत है। अपने बंगले में पहुंचकर तुम मेरे खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अब मुझसे दुश्मनी करोगे तो सुबह सारी दुनिया तुम्हें मुर्दा पाएगी। वो एक बंगले में पहुंच गई। चंडाल ने पहले उस दुश्मन को उसके कमरे में ले जाकर सुलाया। फिर वो नीता के पास आकर बोला, बेटी अब आराम से सो जाओ। मैं मुख्तसर से अमल के जरिए तुम्हारे दिमाग को लॉक करूंगा ताकि कोई दुश्मन तुम्हारे अंदर ना आ सके। वो बोली, पिताजी आप फरमान के लिए मेरे दिमाग को लॉक ना करें, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसके पास जाऊंगी। तुम्हें पता है कि तुम उससे कितनी दूर चली आई हो? मैं उससे कितनी भी दूर हो जाऊं, कार के जरिए या ट्रेन हवाई जहाज के जरिए उसके पास पहुंच जाऊंगी। क्या आप उसे मुझसे जुदा करना चाहती हैं? कैसी बातें करती हो बेटी, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश रहता हूँ। तुम आराम से सीट पर लेट जाओ। जब तुम तन्वी नींद से बेदार हो जाओगी तो फिर मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। वो बोली, मैं आईने में देखना चाहती हूँ कि मेरा ये नया बदन कैसा है। तुम बाद में भी देख सकती हो, मेरे पास वक्त नहीं है, फौरन लेट जाओ। वो उसकी हदायत के मुताबिक लेट गई। उसने मुख्तसर सा तन्वी में अमल किया। इस अमल के जरिए उसने फरमान की तमाम यादों को उसके जहन से मिटा दिया, उसके लब लहजे को भी भुला दिया। फिर उसके दिमाग को लॉक कर दिया ताकि फरमान कभी उसके अंदर ना आ सके। उसने बिंदिया को एक नौजवान लड़की के अंदर पहुंचाया था। लड़की का नाम तानी था। वो ज़ात की भंगन थी। उसके माँ बाप और तमाम ज़ात बरादरी वाले सड़कों पर झाड़ू देते थे और पूरे शहर की गलाजत उठाकर कचरा गाड़ियों में डालते थे। तानी पर दिल का दौरा पड़ा था। उसके जाहिल माँ बाप समझ नहीं पाए कि उससे क्या हुआ है। इससे पहले कि उसे अस्पताल पहुंचाते उसने दम तोड़ दिया था। ऐसे ही वक्त बिंदिया उसके अंदर पहुंच गई। उसके माँ बाप ने समझा कि वो मर चुकी है। उसका करिया कर्म कराने वाले थे। ज़ात बरादरी वाले उसके दरवाजे पर आकर बैठे हुए थे। ऐसे ही वक्त उसने आंखें खोल दी, उठकर बैठ गई। कितनी औरतें और बच्चे खौफ से चीख कर दूर भागने लगे। मर्द भी सहम कर उसे देखने लगे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुर्दे को जिंदा होते देखा था। वो परेशान होकर अपने आसपास के माहौल को देखने लगी। तमाम गरीब लोग थे। आधे कपड़े पहने हुए थे, आधे नंगे थे। तन ढांपने के लिए भी उन्हें पूरा कपड़ा नसीब नहीं होता था। टूटी फूटी झोंपड़ी में रहा करते थे। वो बचपन से अब तक दौलत से खेलती आई थी, ऐशो आराम से रहती थी, एयर कंडीशन कार में घूमती फिरती थी। जितनी बुलंदी पर रहकर जिंदगी गुजारती रही थी उतनी ही पस्ती में आकर गलाजत के ढेर में गिर चुकी थी। अब उसका और तानी का जहन मुश्तरिक था। तानी का जहन उसे समझा रहा था कि वह एक पैदाइशी भंगन है, आइंदा एक भंगन की तरह जिंदगी गुजारेगी। उसने एकदम से चीख कर कहा, नो नेवर, आई विल नेवर टॉलरेट दिस हेटफुल लाइफ। तमाम भंगी उसे हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक बूढ़े ने बड़ी हैरानी से कहा, ये तो अंग्रेजी बोले है। उसकी माँ ने कहा, तानी बेटी ये क्या कह रही है, अपनी भाषा बोल।
वो चीख कर बोली, मैं तानी नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं ऊंची ज़ात ऊंचे खानदान की लड़की हूँ। उसके अंदर तानी ने हंसकर कहा, अब तू नीची ज़ात हो गई है, चीखने चिल्लाने से क्या फ़ायदा, सब पागल समझेंगे। बिंदिया के जहन ने कहा, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, अब तो मुझे इसी जिस्म में रहना है, तो वाकई मेरे चीखने चिल्लाने से क्या होगा। वो खुद को समझाने और सब्र करने लगी। उसने ये फौरन ही सोच लिया कि यहाँ से मौका पाते ही अपने घर की तरफ चली जाएगी। उसने उस बूढ़ी औरत को देखकर पूछा, माई क्या ये हमारे शहर का भंगी पहाड़ है? बेटी तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपना घर और मोहल्ला भूल गई हो? जो पूछती हूँ उसका जवाब दो। क्या मैं अभी दहली में हूँ? और नहीं तो क्या स्वर्ग में पहुंच गई हो? मरने के बाद जिंदा होकर बदल गई हो? उसने आसपास की झुग्गियों को देखा, फिर कहा, हे भगवान, यहाँ तो किसी के घर में टेलीफोन भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, यहाँ करीब कोई पीसीओ है? एक बूढ़े ने पूछा, वो क्या होता है? उसने बेजारी से उन सबको देखा, फिर उठकर खड़ी हो गई, एक तरफ जाने लगी। बाप ने हाथ पकड़कर कहा, कहाँ जा रही है? अभी तू मरने के बाद उठी है, थोड़ा आराम कर ले, फिर झाड़ू लेकर काम करने चली जाना। वो हाथ झटक कर बोली, बुड्ढे तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कोई झाड़ू देने वाली नहीं हूँ, बहुत दौलतमंद हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, मैं जा रही हूँ। वो बड़े गरूर से तनकर जाने लगी। आगे एक जवान ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तानी रुक जा, भगवान जाने तुझे क्या हो गया, मैं तेरे को अकेला नहीं जाने दूंगा, बोल कहाँ जाएगी, वहां पहुंचा दूंगा। उसने काले कुलूटे नौजवान को हकारत से देखा, फिर कहा, एक तरफ हट जा, मेरा रास्ता ना रोक, मुझे जाने दे। नहीं जाने दूंगा, तू मेरी जोरू बनने वाली है। उसने दोनों पंजे उसकी तरफ ऐसे बढ़ाए जैसे मुंह नोच लेना चाहती हो। चुड़ैलों की तरह चीख मारी तो वह घबराकर पीछे हट गया, फिर पलटकर वहां से भागने लगा। दूसरे भी पीछे हट गए। उनकी समझ में आ रहा था कि मरने के बाद पता नहीं उसके अंदर कौन सी बला समा गई है, ये खतरनाक हो गई है, इससे दूर रहना चाहिए। लिहाजा सब दूर हो गए। अब कोई उसका रास्ता रोकने वाला नहीं था। वो तेजी से चलते हुए उस भंगी पहाड़े से दूर निकल जाना चाहती थी। चंडाल ने तीसरी वारदात अपने बेटे के साथ की थी। हंसराज जोगिया को खुदकुशी करने पर मजबूर किया, फिर उसकी आत्मा को एक सेहतमंद गबरू जवान के जिस्म में पहुंचा दिया। इस नौजवान का नाम मनोज अग्रवाल था। वो एक दौलतमंद बाप का बेटा था। अय्याशी में दौलत को पानी की तरह बहाता था। उस रात उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। शराब को हजम ना कर सका, उसने कई बार कह की। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पहुंचते पहुंचते उसकी सांस रुक गई। फिर डॉक्टरों ने उसकी नब्ज टटोलने के बाद कहा, यह मर चुका है। उनके ऐसा कहने के सिर्फ 1 मिनट बाद ही वो फिर जिंदा हो गया। उसके अंदर हंसराज जोगिया ने आंखें खोल दी। डॉक्टर उसे देखकर हैरान रह गया। उसने दोबारा नब्ज टटोली, उसके दिल की धड़कनों को सुना, फिर हैरानी से कहा, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने आज तक जिसकी मौत की रिपोर्ट दी वो गलत नहीं हुई। आज तुमने गलत साबित कर दिया। मनोज अग्रवाल और हंसराज जोगिया के जहन मुश्तरिक हो गए। हंसराज जोगिया को मालूम होने लगा कि अब वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसके माँ बाप कौन है, उसका खानदान कैसा है, दौलत कितनी है और वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। उससे सिर्फ चंद सेकंड में ये बात इसलिए मालूम होने लगी कि अब मनोज का दिमाग हंसराज का था और हंसराज का दिमाग मनोज का। चंडाल ने कहा, यह कम वक्त मनोज भी तुम्हारी तरह बहुत पीता था और अय्याशी करता था। इसकी मौत से सबक हासिल करो। इतनी ज्यादा पी ली थी कि इसका दम उखड़ गया। तुम अगर पियोगे तो मैं तुम्हें मार डालने के बाद जिंदा नहीं होने दूंगा, याद रखो। तुम्हारी आत्मा को भटकने के लिए छोड़ दूंगा, किसी के जिस्म में नहीं पहुंचाऊंगा। पिताजी, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी नहीं पीऊंगा। मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। मेरे पीने की वजह से ना जाने कौन दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला मेरे अंदर आ गया था, फिर मेरे जरिए आपको नुकसान पहुंचाने वाला था। उसने पूछा, अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो क्या होता? मैं मानता हूँ, अगर आप वक्त पर ना आते तो वो दुश्मन मेरे जरिए आप तक पहुंच जाता। मुझे तो मार ही डालता, लेकिन आपको बहुत नुकसान पहुंचाता। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब यहाँ से उठो, अस्पताल का बिल अदा करो और बाहर जाकर किसी टेलीफोन बूथ से फरमान को मुखातिब करो। मैंने अनीता के ख्यालात पढ़कर उसका मोबाइल फ़ोन नंबर मालूम किया। वो अस्पताल का बिल अदा करके बाहर आया, फिर अपनी कार में बैठते हुए बोला, पिताजी, यहाँ मनोज अग्रवाल का मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, क्या मैं इस फ़ोन के ज़रिए फरमान को मुखातिब करूँ? नहीं, तुम कार ड्राइव करके आगे जाओ, उसे किसी फ़ोन बूथ से मुखातिब करो। मैं नहीं चाहता कि फरमान CLI में तुम्हारा नंबर मालूम कर ले, फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाए। वो वहां से कार ड्राइव करता हुआ एक टेलीफोन बूथ के सामने आकर रुक गया। कार से उतरकर बूथ में जाकर फरमान के मोबाइल नंबर डायल किए। राब्ता कायम होने पर चंडाल ने आवाज़ बदलकर गंभीर लहजे में मुखातिब किया, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। फरमान ने पूछा, मैं कौन, अपना नाम तो बताओ। मैं अपनी बेटी के दुश्मन को क्या नाम बताऊं? मेरा ख्याल है तुम उसका क्रियाक्रम करवा चुके हो। अच्छा, तो तुम चंडाल जोगिया हो। मैं तुम्हारी बेटी का दुश्मन नहीं हूँ, दुश्मन तो तुम खुद हो। अब अपनी बेटी की कसम खाकर सच बोलो, क्या तुमने उसे हलाक किया है? तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? जिस तरह बंगले के बंद दरवाजों के अंदर उसकी मौत वाकई हुई है, उससे यही जाहिर होता है कि टेलीपैथी के जरिए उसे हलाक किया गया है। मरने वाली मर चुकी है, अब वो कैसे हलाक हुई, किसने हलाक किया, ये मालूम करके क्या करोगे? क्या ये सब कुछ मालूम करने से वो जिंदा हो जाएगी?
तुम बातें बना रहे हो। सिर्फ एक बात का जवाब दो। मैंने तुम्हें बेटी की कसम दी है। क्या तुमने उसे हलाक किया है? चंडाल खामोश रहा। फरमान ने कहा, मैं तुम्हें बेटे की कसम भी देता हूँ, सच बोलो। तब उसने कहा, हाँ मैंने हलाक किया है। ताश के पत्तों ने सच कहा था कि वो मरने वाली है। अगर मैं मौजूद न रहता और वो मर जाती तो उसकी आत्मा भटकती रहती। इसीलिए मैंने उसे मार डाला कि मेरी मौजूदगी में ही मौत हो और मैं उसकी आत्मा को दूसरे खाली जिस्म में पहुंचा दूं। ओ गॉड। अनीता ने बताया था कि तुम आत्मा शक्ति के जरिए किसी की आत्मा को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर देते हो। मैंने यकीन नहीं किया। अब यकीन करूंगा क्योंकि मुझे मेरी अनीता चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने अनीता को किसके जिस्म में पहुंचाया है। ये तो तुम्हें कभी मालूम नहीं हो सकेगा। मैंने उसे एक नई जिंदगी देकर उसके दिमाग को लॉक कर दिया है और उसके जहन से तुम्हारी तमाम यादें मिटा दी हैं। ना वो कभी तुम्हें याद करेगी, ना तुम्हारी तरफ आएगी। तुम उसे तलाश करते रह जाओगे। मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि अब कभी हम बाप बेटी और बेटे के रास्ते में ना आना, वरना तुम ही जान से जाओगे और तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में भटकती रहेगी। मैं इस आत्मा को फिर किसी जिस्म में नहीं पहुंचाऊंगा। जाओ, अब सोचते रहो और अनीता को याद करते रहो। अब वो कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। यह कहकर हंसराज जोगिया ने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक टेलीफोन बंद कर दिया। आला बीबी का मौजूदा नाम नेहा था। वो शांताबाई की बेटी थी। हम बाप बेटी ने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक मैं नेहा का सरपरस्त था। बचपन से उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखता आया था। तनवीमी अमल के मुताबिक शांताबाई वही समझ रही थी जो हम बाप बेटी उसे समझा रहे थे। इस तरह शांता को हमारी ज़ात से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा था। एक तो हम उसे उसके बदतरीन दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे। फिर मैं उसके वसी और इस कारोबार को संभाल रहा था, उसे खसारे से बचा रहा था, मुनाफे की शरह बढ़ा रहा था, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। शांता इस दुनिया में तनहा रह गई थी। एक बेटी नेहा थी जो मर चुकी थी। ये बात मैंने उसके जहन से भुला दी। वो समझ रही थी कि नेहा आज भी जिंदा है, उसके साथ हिंदुस्तान आकर रह रही है। तमाम रिश्तेदारों और कारोबारी दुनिया के लोगों की नज़रें नेहा पर रहती थी, क्योंकि वो तन्हा अपनी माँ की दौलत और जायदाद की वारिस थी। फिर बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट थी। कितने ही रिश्तेदार, नौजवान और बूढ़े दिल हार चुके थे। उसे हासिल करने के लिए सौ सौ जतन करते रहते थे। दीवानों और परवानों की इस भीड़ में सबसे ज्यादा अहमियत कुंदनपुर की थी। वो शांताबाई की फूफी का बेटा था। वो 30 बरस का एक दुबला पतला सा जवान था। मामूली शक्लो सूरत थी, लेकिन खुद को गुलफाम समझता था। आला बीबी उर्फ आली के तमाम आशिक कुंदनपुर से या तो खौफजदा रहते थे या उससे कतराते रहते थे। वो जानते थे कि अंडरवर्ल्ड वालों से उसके गहरे ताल्लुकात हैं। गुंडे, बदमाश और ख़तरनाक कातिल उसके ज़रिए से रहते थे। उसके ज़रिए तरह तरह की वारदात करते थे और हज़ारों लाखों रुपए कमाते रहते थे। हाल ही उसके ख्यालात पड़ चुकी थी। हिंदुस्तान में बेरोज़गार मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब बेरोज़गारी फैलती है और फाका कशी पर मजबूर करती है, तो फिर ख्वाह वो मुसलमान हो, हिंदू हो या फिर किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो जुराइम की तरफ माइल हो जाता है। इसलिए कि यही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से 3 वक्त की रोटी से भी ज़्यादा रकम मिलती रहती है। कुंदन कपूर ने ऐसे मुसलमानों का ही ग्रुप बनाया था जो कभी कश्मीरी मुजाहिदीन बनकर भारत सरकार के खिलाफ मुजाहरा करते थे। शहर का अमन अमान बर्बाद करते और ये इल्ज़ाम दिया जाता कि वो पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान हैं जो कश्मीरी मुजाहिदीन बनकर भारतीय सरकार के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। कोई भी कत्लो गारत गरी की वारदात होती तो उन मुसलमानों का ही नाम आता। मुसलमानों के हवाले से पाकिस्तान को बदनाम किया जाता। वो अंडरवर्ल्ड वाले भारतीय सरकार से अपने मुतालबात मनवाने के लिए ऐसी वारदात किया करते थे। कुंदन कपूर उनका नुमाइंदा बनकर भारतीय काबरीन से मुज़ाकरात किया करता और कहता था कि पाकिस्तान को हम दुनिया के नक्शे पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दिन उसे ख़त्म करके रहेंगे। इसीलिए हम अपने मुसलमान आलाकारों के ज़रिए ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी और तखरीबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप भी यही करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात आयद करके उसे पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। हम एक तरह से आपका साथ दे रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये तकरीबी कार्रवाइयाँ जिनसे जनता को और सरकार को नुकसान पहुँच रहा है, उनसे तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों को भी नुकसान पहुँचने लगेगा। इन हालात में भारतीय सरकार किसी हद तक उनके दबाव में रहती थी। उनके छोटे बड़े मुतालबात पूरे कर दिया करती। कुंदन कपूर शेर की तरह अकड़ता फिरता था। कोई पुलिस और इंटेलिजेंस वाला उसका हाथ भी नहीं पकड़ सकता था, न उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम आयद कर सकता था। उसे ऐसी सहूलतें और रियायतें मुयस्सर थीं कि वो खुद को उत्तर प्रदेश का हुक्मरान समझने लगा। उसने अली से कहा, दर्जनों लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरती रहती हैं, तुम इतनी अकड़ क्यों दिखाती हो? अली ने कहा, उन दर्जनों लड़कियों को और कोई काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं। मुझे घूमने फिरने की बीमारी नहीं। ये बीमारी लगा लो, मेरे बाजू में आ जाओ। वो एक क्लब में उससे मिलने आया था। उस वक्त अली 2 रईसजादियों के साथ ताश खेल रही थी और जानबूझकर उनसे हारती जा रही थी। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जीतना चाहते हो? जब मैं चाहता हूँ तो जीत कर ही रहता हूँ। तो फिर आओ बैठो, ताश की बाजी जीत लो, मैं हार जाऊंगी। फिर तुम दासी बनाकर जहाँ ले जाओगे वहाँ जाऊंगी। मुझे मंजूर है। उसने दोनों रईसजादियों को हटाया, फिर एक कुर्सी पर बैठ गया।
आली ने कहा, ऐसे नहीं, पहले एक कागज़ पर लिखो और इस क्लब के मोअज़्ज़िज़ीन से दस्तखत करवाओ। तुम ये लिखोगे कि अगर हार जाओगे तो मेरे कदमों में झुककर फर्श पर नाक रगड़ोगे। मैं कभी किसी मर्द के सामने नहीं झुकता और तुम अपने सामने झुकाना चाहती हो। मुझे जीतने के लिए तो ये करना होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ ताश नहीं खेलूंगी। ना ही तुम जैसे डर जाने और मैदान छोड़ने वाले से बात करूंगी। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ ज़रूर एक बाजी खेलूंगा। एक नहीं, 3 बाजियां खेली जाएंगी। हर बाजी 50 लाख रुपए की होगी। हारने वाला या तो 1.5 करोड़ रुपए हारेगा और मुझे भी हाथ नहीं लगा सकेगा, या फिर 1.5 करोड़ के साथ मुझे भी हासिल करेगा। उसने मेज़ पर घूंसा मारते हुए कहा, मैं तुम्हें हासिल करूंगा। मैं ताश का बाजीगर हूं। तुम देखना कि मैं किस तरह तुम्हें जीत लूंगा। उसने कागज़ पर यह लिख दिया कि अगर वो हार जाएगा तो 1.5 करोड़ अदा करेगा और उसके कदमों में झुककर फर्श पर नाक रगड़ेगा। आली ने वहां के 5 मुअज़्ज़िज़ीन से उस कागज़ पर दस्तखत कराए। फिर ताश की बाजी शुरू हो गई। कुंदन कपूर ने कहा, पहले मैं पत्ते फेंटूंगा। उसने ताश की गड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो पत्ते फेंटने लगा। उसे ये गुमान था कि वो बहुत शातिर और पत्तेबाज है। आला बीबी समझ ना पाएगी, जबकि वो उसके अंदर घुसी हुई थी और उसके फेंटने के अंदाज में गड़बड़ पैदा कर रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि ताश के 52 पत्तों में से कौन सा पत्ता कहाँ जा रहा है और फेंटते वक्त फिर दूसरी बार कहाँ पहुंच रहा है। इस हिसाब से उसने 3-3 पत्ते अपनी और उसकी तरफ रखे। अपनी तरफ उसने 3 इक्के रखने चाहे, लेकिन आली के ज़रिए असर आकर वो 3 इक्के उसके पास पहुंचा दिए और अपने पास 3 बादशाह रखे। क्लब के मोअज़्ज़िज़ीन उनके आसपास आकर खड़े हो गए और उनका खेल देखने लगे। फिर कुंदन ने कहा, अपने पत्ते उलट कर दिखाओ। पहले तुम एक पत्ता उल्टो, फिर मैं। हम बारी बारी पत्ते उलटते जाएंगे। कुंदन ने बड़े एतमाद से अपना एक पत्ता उलट कर दिखाया तो चौंक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इक्के की जगह बादशाह भी आ सकता है। हैरान रह गया। फिर दिल में सोचा कि कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। मेरे पास बादशाह है तो उसके पास इक्का नहीं गया होगा। लेकिन आली ने एक पत्ता उलट कर दिखाया तो वो इक्का था। उसने परेशान होकर अपना दूसरा पत्ता देखा तो वो भी बादशाह। तब वो समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है, जो 3 बादशाह इधर आ गए हैं और 3 इक्के उधर चले गए। उसने बाकी 2 पत्ते उलट कर कहा, तुम अपने पत्ते दिखाओ। आली ने बाकी दोनों इक्के भी दिखा दिए। वो खेल देखने वाले तमाम अफराद खुशी से तालियां बजाने लगे। कुंदन ने तमाम पत्तों को समेटकर दोबारा फेंटते हुए कहा, तुम लकी हो। एक बार जीत गई हो, अब नहीं जीत सकोगी। वो उसके हाथ से गड्डी लेकर बोली, असूल के मुताबिक मुझे गड्डी फेंटना चाहिए, क्योंकि बाजी मैंने जीती है। वो गड्डी लेकर फेंटने लगी और पत्ते बांटने लगी। वो मायूस हो गया था, क्योंकि अब कोई चालाकी नहीं दिखा सकता था। गड्डी उसके हाथ में होती तो फिर उलट फेर कर सकता था। बहरहाल वह दूसरी बाजी भी हार गया। झुंझलाकर बोला, तुम पत्ते चलाती हो, चालबाजी दिखा रही हो। हार रहे हो तो मुझे इल्ज़ाम दे रहे हो। यहाँ सब लोग मौजूद हैं और सभी अपनी 2-2 आंखों से देख रहे हैं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। तुम 2 बाजी हार चुके हो। तीसरी जीत भी लोगे तब भी तुम्हारी हार होगी, मगर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मर्द के बच्चे हो तो मैदान में रहो और खेलते रहो। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ। अगर ये तीसरी बाजी जीत जाऊंगा तो फिर चौथी खेलूंगा, ताकि 2 बाजियां जीत कर तुम्हारे बराबर हो सकूं। फिर हमारे दरमियान 3 बाजियां हो सकेंगी। वो बोली, मंजूर है। फिर बाजी शुरू हो गई। पत्ते फेंट कर बांटे गए। इसके बाद सबके सामने एक एक पत्ते को उलट कर दिखाया गया तो कुंदनपुर बुरी तरह मात खा चुका था। उसके पास और भी ज्यादा मोअज़्ज़ज़ अफराद की भीड़ लगती जा रही थी और सब तालियां बजा रहे थे। आली को गेम में जीत जाने की मुबारकबाद दे रहे थे। वो अपनी कुर्सी से उठकर कुंदन के सामने आई और बोली, चलो उठो, मेरे कदमों में झुको और यहाँ नाक रगड़ो। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, तुम्हारा बाप भी मुझे किसी के कदमों में नहीं झुका सकता। उसकी बात खत्म होते ही आली ने एक उल्टा हाथ रसीद किया। वो लड़खड़ाता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उस लड़की का हाथ हथौड़े की तरह होगा। मौजूदी ने कहा, प्लीज़ लड़ाई झगड़ा ना करें। इसने मेरे बाप तक पहुंचने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसे सजा दी है। अब इसे बाजी हारने की शर्त पूरी करनी चाहिए। नहीं करेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। एक ही हाथ खाने के बाद उसकी बाछों से खून रिसने लगा। नाक से भी लहू की धार बह रही थी। समझ गया कि वो ज़बरदस्त है, उसे काबू करना मुश्किल होगा। लेकिन मर्दानगी चैलेंज कर रही थी कि एक लड़की से मार खाकर खामोश नहीं रहना चाहिए। वो तड़प कर खड़ा हो गया और चीख कर कह रहा था, हट जाओ, सब हट जाओ, खबरदार कोई हमारे दरमियान आए। क्लब के तमाम मेंबरान दूर हटने लगे। कुंदन तेजी से हमला करने के लिए उसकी तरफ आया तो अली ने घूमकर एक किक मारी। किक उसके मुंह पर पड़ी। वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरा, चकरा कर रह गया। अभी वह समझ भी नहीं पाया था कि दूसरी लात सीने पर पड़ी। वो उछलकर एक मेज पर से गिरकर लुढ़कता हुआ फर्श पर आ गया। कुंदन के एक साथी ने समझ लिया कि ऐसे ही मार खाता रहा तो अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकेगा। उसने फौरन ही फ़ोन के जरिए पुलिस को इतला दी। आला बीबी ने सबको मुखातिब करके और कागज़ दिखाते हुए कहा, ये इसकी तहरीर है और यहाँ आप सब लोगों के दस्तखत हैं। इसे कहें कि अभी मेरे कदमों में झुककर नाक रगड़े, वरना मैं इसे जिंदा नहीं जाने दूंगी। वो फर्श पर गिरने के बाद बैठ गया था, लेकिन फौरन ही वहां से उठ नहीं पाया। तकलीफ से कराह कर कमज़ोर सी आवाज़ में कह रहा था, तुम पछताओगी, बुरी तरह पछताओगी।
तुम नहीं जानती हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया, किसकी बेइज्जती करी हो। मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर जाऊंगा। थाना वहां से करीब ही था। फौरन ही इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ आ गया। उसने कुंदन कपूर का फर्श पर बैठे देखकर सलूट किया, फिर उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, सर ये क्या हुआ, किसने ऐसा किया है? आली ने कहा, मैंने ऐसा किया है। मैं हैसियत में इससे कम नहीं हूं। मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से पहले यहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन से बात करो। और इस कुत्ते की यह तहरीर देखो। इसने खुद लिखा है कि शर्त हारने के बाद मेरे कदमों में नाक रगड़ेगा और इसे ऐसा करना होगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तुम्हें मारपीट के इल्ज़ाम में अभी गिरफ्तार करता हूँ। क्लब के मालिक और मुअज़्ज़ज़ीन ने कहा, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम मिस नेहा के ज़मानती हैं। इसने मजबूर होकर ऐसा किया है। आप मिस्टर कुंदन कपूर को समझाएं कि इन्हें जुए के असूलों के मुताबिक अपनी शर्त पूरी करनी होगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, जुआ गैर कानूनी होता है। मैं ये तहरीर नहीं मानता। आप लोग मिस नेहा के ज़मानती हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। बाद में मिस्टर कुंदन कपूर जो चाहेंगे वो करेंगे। वो कुंदन कपूर को सहारा देकर बाहर ले जाने लगा। आला बीबी ने कहा, याद रखो कुंदन, आज तो बच गए हो, लेकिन मैं इस शर्त को ज़रूर पूरा करवाऊंगी। तुम्हें मेरे कदमों में झुक कर नाक रगड़नी होगी। वह जवाब में चीखना चाहता था, गालियां देना चाहता था, लेकिन सर बुरी तरह चकरा रहा था और कमजोरी महसूस हो रही थी। वो चुपचाप पुलिस इंस्पेक्टर के सहारे चलता हुआ अपनी कार में आकर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने कहा, सर आप फिक्र न करें, हुक्म दे मैं ऐसी चाल चलूंगा। ये कम से कम 6-7 बरस के लिए आनी सलाखों के पीछे चली जाएगी। इसका बाप भी इसे छुड़वा ना सकेगा। कुंदन ने हाँफते हुए कहा, मेरे जहन में तदबीर है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम आज इस पर अमल करो। आला बीबी ख्याल ख्वानी के जरिए उनकी बातें सुन रही थी और समझ रही थी कि आइंदा क्या करना चाहती हैं। मैं शांताबाई अस्पताल का और उसके तमाम कारोबार का इंचार्ज था। उनके प्लान के मुताबिक अस्पताल के दवाओं के स्टॉक में से नशीली दवा बरामद होती तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता और ये इल्ज़ाम दिया जाता कि मरीजों को नशीली दवाएं मिलाकर दी जाती हैं। इसलिए वो शांताबाई अस्पताल के आदी हो गए हैं और वहीं खिंचे चले आते हैं। शांताबाई अस्पताल में एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे दवाओं का गोदाम बनाया गया था। वहाँ अच्छी खासी मिकदार में दवाओं का स्टॉक रहा करता था। कुंदन ने अस्पताल के एक मुलाजिम को बुलाकर 10,000 रुपये दिए और कहा, अगर तुम हमारा काम कर दोगे तो तुम्हें 10,000 रुपये और अदा किए जाएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम दवाओं का एक बड़ा सा थैला ले जाकर गोदाम में छुपा दोगे। इसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। आला बीबी ने मुझे ये सारी बातें बताई। मैंने दूसरी सुबह 11 बजे डीआईजी ऑफ पुलिस को अपने दफ्तर में बुलाया। उसे कहा, चंद नामालूम दुश्मन हमारे पीछे पड़ गए हैं, अस्पताल को बदनाम करना चाहते हैं और हमारी नेक नामी के लिए खतरा बन गए हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे दुश्मनों का सुराग लगाया जाए और उन्हें सजाएं दी जाएं। ऐसे ही वक्त वो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे दफ्तर में आया और डीआईजी को देखकर चौंक गया। उसे सलूट करते हुए बोला, सर मैं यहाँ एक बहुत अहम काम से आया हूँ। उसने कहा, हाँ बोलो, मैं तुम्हें भी एक ज़रूरी काम के लिए बुलाने वाला था। इंस्पेक्टर ने कहा, इस अस्पताल में मरीजों को गैर कानूनी दवाएं दी जाती हैं और हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक अच्छी भली दवाओं में नशीली दवा मिलाकर दी जाती है। मरीजों पर जल्दी असर करती है और मरीज इन दवाओं के आदी हो जाते हैं। इस तरह उनकी ये दवाएं भी ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं और मरीज भी इसी अस्पताल में इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते रहते हैं। डीआईजी ने पूछा, ये तुम अस्पताल वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो या इसका कोई सबूत भी है? मैं यहाँ तलाशी का वारंट लेकर आया हूँ। इनके दवाओं के गोदाम की तलाशी लेना चाहता हूँ। डीआईजी ने कहा, यह अस्पताल बहुत नेक नाम है, शांताबाई की बहुत इज्जत है और मैं मिस्टर धर्मवीर को अच्छी तरह जानता हूँ। ये लोग बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और शरीफ लोग हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम इनके गोदाम की तलाशी लो और इनकी इंसल्ट करो। मैंने कहा, नहीं जनाब, आप इन्हें फ़र्ज़ की अदायगी से ना रोकें। अच्छी बात है कि तलाशी ली जाए और हम बेकसूर रहेंगे तो हमारी नेक नामी में इजाफा होगा। डीआईजी ने कहा, चलो तलाशी लो, मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा। मैं भी उनके साथ उस गोदाम में आ गया। वो इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ गोदाम के उस हिस्से में आ गया, जबकि वो जानता था कि मखसूस थैला कहाँ रखा हुआ है। आखिर वो तलाशी लेते लेते उस थैले के पास पहुंच गया। उसने कहा, सर यहाँ इस बैग में मुनशियात का थोड़ा सा ज़ख़ीरा रखा हुआ है। उसने उस थैले को अपने आला अफसर के सामने मेज़ पर रखा, फिर उसमें से छोटे छोटे पैकेट निकालने लगा। इन पैकेटों में सफ़ेद रंग का सफ़ूफ भरा हुआ था। उसने कहा, सर मैं यकीन से कहता हूँ कि ये सब हेरोइन है। इनमें से थोड़ी थोड़ी मिकदार मरीजों को दी जाती है और उन्हें इसका आदी बनाया जाता है। मैंने कहा, ऐसी बकवास करने से पहले इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या है। उसने एक पैकेट को खोला, फिर इसे चख कर देखा तो वो हेरोइन नहीं थी। डीआईजी ने भी चख कर देखा, फिर उसे गुस्से से कहा, तुम बकवास क्यों कर रहे थे, जानते हो ये क्या है? लेबॉर्टरी इंचार्ज ने कहा, सर ये एक बहुत अहम मेडिसन है। इसे मुख्तलिफ दवाओं में हल किया जाता है और हम इस मेडिसन के लाइसेंस याफ्ता हैं। मैंने डीआईजी से पूछा, मैं आपके इस इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन लूंगा। यह हमारे अस्पताल की नेक नामी पर धब्बा लगाना चाहता था। पता नहीं किन दुश्मनों से मिला हुआ है, आप इसे उगलवाएं तो शायद ये सच बोल दे। डीआईजी गरजने बरसने लगा। उसे पूछने लगा, सच सच बताओ कि ये किसकी साजिश थी, वरना मैं तुम्हें लाइन हाजिर कर दूंगा। मैंने इंस्पेक्टर के दिमाग पर कब्जा जमाया तो वो सच बोलने लगा, सर मैं मजबूर था, आप जानते हैं कुंदन कपूर साहब कितने वसीज राय के मालिक हैं।
अगर हम उनका हुक्म ना माने तो वो हमारा ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह करवा सकते हैं, और वह ऐसा दूसरों के साथ कर चुके हैं। डीआईजी ने डांट कर कहा, ज़्यादा लंबी बात ना करो, बताओ क्या हुआ था। वो बताने लगा कि किस तरह अस्पताल के एक मुलाजिम को रिश्वत देकर कुंदन ने हेरोइन के पैकेट का थैला यहाँ रखवाया था। वो वाकई हेरोइन के पैकेट थे, समझ में नहीं आता था कि यहाँ आकर तब्दील कैसे हो गए। ऐसे ही वक्त कुंदन कपूर वहाँ तमाशा देखने आया। उसे यकीन था कि मुझे हेरोइन के धंधे में मुलविस करके गिरफ्तार किया जा रहा होगा, लेकिन वहाँ तो नक्शा ही बदल चुका था। वो परेशान होकर पुलिस इंस्पेक्टर का मुंह तकने लगा। इंस्पेक्टर ने कहा, सर मैं मजबूर हूँ, मैंने साफ साफ कह दिया कि यह साजिश आपने की थी और आपके हुक्म के मुताबिक मिस्टर धर्मवीर को फांसने की कोशिश की थी और अस्पताल को बदनाम करना चाहा। कुंदन कपूर ने गुस्से से कहा, तुम बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। मैं भला शांतिबाई के अस्पताल से क्यों दुश्मनी करूंगा? वो तो मेरी एक बुजुर्ग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अगर फिर भी यकीन नहीं है, मुझ पर शुबह है, तो जाओ मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, मैं तुम सबसे निमट लूंगा। उस मुलाजिम को बुलाया गया जिसे रिश्वत देकर वो थैला वहां रखवाया गया था। मुलाजिम अपनी गलती मानने वाला नहीं था, लेकिन उसने मेरे ज़ेर असर सब कुछ तस्लीम कर लिया। उसे फ़ौरन ही नौकरी से निकाल दिया गया और हथकड़ियाँ पहना दी गईं, क्योंकि कुंदन कपूर ऊंचे दर्जे का मुजरिम था, अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता था। इसलिए उसे हथकड़ी पहनाना कोई आसान काम नहीं था। पुलिस वाले मजबूर थे। डीआईजी ने कहा, मिस्टर धर्मवीर, हम शर्मिंदा हैं कि आपके अस्पताल की तलाशी ली गई। हम इस इंस्पेक्टर के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। जब तक इस पर केस चलेगा तब तक इसे मुलाजमत से अलग रखा जाएगा। कुंदन कपूर वहां से पलटकर वापस जा रहा था। दफ्तर के एक हिस्से में आला बीबी से सामना हो गया। आली ने मुस्कुराकर कहा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। आली ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो चुपचाप उसके साथ चलता हुआ एक कमरे में आ गया। आली ने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद कहा, तूने शर्त हारी है, बता मेरे कदमों में झुककर नाक रगड़ेगा या लात जूते खाएगा? देखो तुम बहुत सर पर चढ़ती जा रही हो, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा क्या हासिल कर सकता हूँ। जब करोगे तब देखा जाएगा, अभी तो मेरी बारी है। यह कहकर उसने उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने इस दौरान में जवाबी हमला करने की कोशिश की और नाकाम होता रहा और मार खाता रहा। फिर अपने बचाव के लिए चीखना चिल्लाना चाहता था। आला बीबी उसके अंदर मौजूद थी और उसे चीखने चिल्लाने से रुक रही थी। आखिर वो मार खाते खाते बेदम होकर गिर पड़ा। उसमें उठने की भी शक्कत न रही। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तो मेरे कदमों में आकर ज़मीन पर नाक रगड़ोगे? वो रेंगता हुआ आने लगा। वो पीछे हटकर बोली, यहाँ नहीं, मेरे अस्पताल के तमाम स्टाफ और पुलिस वालों के सामने मेरे कदमों में नाक रगड़ोगे। ऐसा ना करो, मेरी बहुत इज्जत है, मेरा रोबो दबदबा है, ये सब खाक में मिल जाएगा। मैं तुम्हें खाक में मिलाना चाहती हूँ, ताकि फिर तुम कभी अपने गुरूर और ताकत के जरिए दूसरे कमज़ोरों को अपना खिलौना ना बना सको। उसने दरवाज़ा खोलकर उसके गिरेबान को पकड़कर खींचा और बाहर ले आई। मैं डीआईजी और दूसरे पुलिस वालों के साथ उधर आ गया था और तमाम स्टाफ को बुला रहा था। डीआईजी ने कुंदन कपूर को बुरी तरह जख्मी देख लिया था। पूछा, मिस नेहा, ये आपने क्या किया है? ये कुत्ता मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, इसलिए मैंने इसकी हजामत बना दिया। आपको क्या एतराज़ है? इसने मेरे ही दफ्तर में आकर हमें यहाँ झूठे इल्ज़ाम में फांसने की कोशिश की, फिर मेरी इज्जत से खेलना चाहा। आप लोगों ने कानून को क्या खिलौना बना दिया है? डीआईजी का सर झुक गया। फिर वो बोली, मैं कुंदन को उसी वक्त माफ़ करूंगी जब वो मेरे कदमों में आकर ज़मीन पर नाक रगड़ेगा। वैसा करना नहीं चाहता था। अली ने कहा, तुम्हें निजात नहीं मिलेगी, पुलिस वाले भी तुम्हें बचाकर नहीं ले जा सकेंगे, तुम आजमा कर देख लो। तब वो मजबूर होकर उसके कदमों में आया, फिर सर झुकाकर ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ने लगा। मैं वहाँ मूवी कैमरे का इंतज़ाम कर चुका था। उसकी मुतहर्रिक तस्वीरें उतर रही थी। आली ने उसके सामने एक कागज़ ला कर रखा। उसने तहरीरी तौर पर यह बयान दिया कि उसे आली से ज़ाती दुश्मनी थी। उसने उसकी माँ शांताबाई के अस्पताल को बदनाम करने के लिए वहाँ मुनशियात से भरा हुआ एक बैग रखवाया, लेकिन अपनी साजिश में नाकाम रहा। वह शांताबाई और उसकी बेटी नेहा के खिलाफ जो भी साजिश करना चाहता था, इस सिलसिले में शर्मिंदा है और मुआफ़ी मांग रहे। उसने ये लिखकर दस्तखत किए। डीआईजी ने इस तहरीर पर दस्तखत किए। फिर इस तहरीर को भी कैमरे के सामने लाया गया ताकि देखने वाले इसे पढ़ सके। उसी शाम उस फिल्म की मुख्तलिफ कॉपियाँ पुलिस के महकमे और भारतीय काबरीन तक पहुँच गईं। अंडरवर्ल्ड वालों के पास भी वो फिल्म पहुँच गई। वो बुरी तरह जख्मी होने के बाद अपने घर में पड़ा हुआ था, उसका इलाज हो रहा था। फ़ोन के जरिए उसे इतला मिल रही थी कि उसकी वो वीडियो फिल्म जगह जगह पहुंचाई गई है और वह बुरी तरह जलीलो ख्वार हो रहा है। उसकी इज्जत खाक में मिल चुकी है। अब पहले जैसा कोई रोबो दबदबा नहीं है। फिर गॉडफादर ने फ़ोन के जरिए उससे रब्ता किया और कहा, यह तुमने क्या किया है? जब एक लड़की से मुकाबला नहीं कर सकते थे तो फिर उसके मुंह लगने क्यों गए थे? वो बज़ाहिर सीधी सादी नजर आती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह इंग्लैंड और अमेरिका में रहकर बहुत चालबाज बन चुकी है और ताश के पत्तों से भी खेलना जानती है। उसने मुझे बुरी तरह मात दी थी। मैंने उसे इंतकाम लेने के लिए मुनशियात के धंधे में फांसना चाहा तो वहाँ भी नाकामी हुई। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी साजिशों में नाकाम कैसे हो गया।
इसलिए हो गया कि तुम्हें अपनी ताकत और अपने ज़राए का बहुत गुरूर हो गया है। अब ये सब कुछ तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम बेकार पत्थर की तरह रास्ते में पड़े रहोगे, लोगों की ठोकरों में आते रहोगे। प्लीज़ आप ऐसा ना करें, मैं इस बार बहुत ज़बरदस्त इंतकाम लेना चाहता हूँ। मेरी वीडियो फिल्म तैयार की गई है, मैं भी उस लड़की की ऐसी शर्मनाक वीडियो फिल्म तैयार करूँगा कि वो ज़िंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। जब तुम उसे इंतकाम लेने में कामयाब हो जाओगे तब मुझसे रब्ता करना, वरना मुंह ना दिखाना। उससे रब्ता ख़त्म कर दिया गया। वो परेशान होकर सोचता रहा कि किस तरह अली से इंतकाम लेना चाहिए। वो तकरीबन 2-3 रोज़ तक बिस्तर पर पड़ा रहा, प्लानिंग करता रहा। फिर उसने अपने 2 आलाकारों को बुलाया, उन्हें बड़ी रकम का लालच देकर इस बात पर आमादा किया कि वो नेहा को अगवा करके खुफिया अड्डे पर ले जाएंगे। वहाँ कैमरे और साउंड रिकॉर्डिंग का इंतजाम रहेगा। वो दोनों उस लड़की की इज्जत से खेलेंगे और उनकी वो वीडियो फिल्म वहाँ उतारी जाएगी। उन दोनों ने कहा कि दूसरे दिन तक नेहा को अगवा कर लिया जाएगा, फिर उसे इतला दी जाएगी तो वहाँ आकर वो शर्मनाक फिल्म की फिल्मबंदी होते देखेगा। मैंने उन दोनों आलाकारों पर मुख्तसर सा तनवीम अमल करके अपना ताबेदार बना लिया। उन्होंने दूसरी रात कुंदन को फ़ोन पर इतला दी कि वो नेहा को अगवा करके उस खुफिया अड्डे में ले आए हैं और उसे भी फ़ौरन वहाँ आ जाना चाहिए। वो खुश होकर फ़ौरन ही अपनी कार में बैठकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में एक तरफ कैमरे लगे हुए थे और साउंड रिकॉर्डिंग का भी इंतज़ाम था। वो सब खुदकार आलात थे। कुंदन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, नेहा कहाँ है? एक आलाकार ने कहा, नेहा की क्या ज़रूरत है? हमको किसी लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम हमारे लिए बहुत हो। मैंने कुंदन के दिमाग पर कब्जा जमा लिया, वो इनकार ना कर सका। बड़ी राजदारी से बोला, देखो ये मेरी इज्जत का मामला है, यहाँ जो कुछ भी हो वो बाहर ना बताना। उन्होंने उससे वादा किया कि उसकी बड़ी अच्छी तरह से इज्जत की जाएगी। फिर वो दोनों मिलकर उसकी इज्जत की दुर्गत बनाने लगे। जो तमाशे वो मेरी बेटी के साथ कराना चाहता था वो उसके साथ होने लगे। वापसी में वो बड़ी मुश्किल से कार ड्राइव करके घर पहुंचा। दूसरी सुबह एक वीडियो फिल्म उसके बेड पर पहुंच गई। फिर मैंने फ़ोन के ज़रिए कहा, वो जो वीडियो फिल्म रखी है उसे उठाकर देखो। उसने मेरे हुक्म की तामील की। इसे देखा तो एकदम चीख पड़ा, पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा, कपड़े फाड़ने लगा, कहने लगा, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? मैं बाहर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। उसकी माँ और दूसरे अफराद उसकी चीखों पुकार सुनकर दौड़ते हुए आए, फिर पूछने लगे कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने चौंक कर सबको देखा, फिर गुस्से से कहा, निकल जाओ, सब मेरे कमरे से निकल जाओ, कोई यहाँ ना आए। वो सब सहम कर उसके कमरे से चले गए। माँ ने कहा, मुझे तो बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। पता नहीं तुम क्या करते फिरते हो, कितने लोगों से दुश्मनी करते हो, मालूम होता है तुमसे किसी ने बदतरीन दुश्मनी की है। माँ को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें बताई जाए, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। माँ बुड़बुड़ाती हुई चली गई। फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो गुस्से से तिलमिला रहा था। वो फ़ोन अटेंड करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे रिसीवर उठाने पर मजबूर कर दिया। वो फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाकर बोला, हेलो, कौन है? मैंने दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज़ में कहा, हेलो, वो वीडियो तुमने देख ली? वो एकदम से भिन्न आ गया, चीख कर बोला, कौन है तू, जलील, कमीने, बदमाश? ये फ़िल्म तुमने कैसे उतारी है? ऐसे ही जैसे तुम एक शरीफ लड़की की तस्वीरें उतारना चाहते थे। इस वीडियो की मास्टर कॉपी मेरे पास है और बाकी दूसरी कॉपियाँ भारतीय काबरीन को भेजी जाएंगी और तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर के पास भी पहुंचाई जाएंगी। वो चीख कर बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, फॉर गॉड सेक मेरी इज्जत को ऐसे ना उड़ाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा कि उस वीडियो में दिखाया गया है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों ऐसा हो गया था और ये सब कुछ कैसे हो गया। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, उन बेचारी लड़कियों की समझ में भी नहीं आया था जिनकी तुम फिल्में बनाते थे। मैं समझ गया, तुम कोई ब्लैकमेलर हो। बोलो, तुम इस वीडियो के कितने रुपए लोगे? फिल्म मेरे हवाले करो और पैसे ले जाओ, इसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी फिल्म बहुत बिजनेस करेगी, लोग चटखारे ले लेकर देखेंगे। मैं ये तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, इसे बाजार में पहुँचाऊँगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, मिन्नत समाजत करने लगा। मैंने कहा, तुम्हें शरीफजादियों पर तरस नहीं आता? वो भी इसी तरह रोती बिलखती थी, मगर तुम उन्हें शराब पिलाकर ऐसी ही शर्मनाक फिल्में बनवाते थे। यूरोपीय ममालिक में हिंदुस्तानी लड़कियों की ऐसी तस्वीर बड़ी शौक से देखी जाती हैं और हाथों हाथ फरोख्त होती हैं। तुमने इसे बड़ा अच्छा धंधा बना कर रखा था। अब ये तुम्हारा अच्छा धंधा तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम्हारी फिल्म भी उन्हीं यूरोपीय ममालिक में जाएगी। मैंने उस फिल्म की तमाम कॉपियाँ भारतीय काबरीन तक पहुँचा दी। वह फिल्म हाथों हाथ होते होते अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर तक भी पहुँच गई। कुंदन कपूर उस गॉडफादर का अहम कारकुन था। उसके लिए बड़ी बड़ी वारदात किया करता था। वो अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका। उस वीडियो फिल्म के जरिए उसका कारकुन जनखा साबित हो रहा था और वो किसी जनखे को अपने लिए मजाक बनाना नहीं चाहता था। उसके हुक्म से उसी रात उसके आदमियों ने उसे गोली से उड़ा दिया। इस वीडियो फिल्म की एक कॉपी मैंने अमेश भास्कर के पास पहुंचाई। अमेश भास्कर इससे पहले अपनी बेटी बिंदिया की शर्मनाक फिल्म देख चुका था। इस फिल्म को देखने के बाद सोच में पड़ गया कि यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो ये जानता था कि कुंदन कपूर शांताबाई की बेटी नेहा के पीछे पड़ा हुआ है और उससे शादी रचाकर उसकी तमाम दौलत और जायदाद हड़प करना चाहता है।
फिर अमेश भास्कर को यह भी मालूम हुआ कि कुंदन कपूर ने शांताबाई के अस्पताल में पुलिस को छापा मारने को कहा था कि वहां से मुनशियात का जखीरा बरामद होगा, लेकिन वहां से ऐसी कोई गैर कानूनी चीज़ बरामद नहीं हुई थी और वो नाकाम रहा था। और फिर वहीं नेहा ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी, उसे अपने कदमों में झुकाकर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। रमेश भास्कर उसकी ये फिल्म भी देख चुका था। भास्कर ने अपने बेटे योगेश से कहा, जो भी शांताबाई से दुश्मनी करना चाहता है वो बुरी तरह अपने ही जाल में फंस जाता है। योगेश ने कहा, हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ। कुंदन कपूर कितने वसीज राय का मालिक था, पुलिस वालों से डरते थे और भारतीय हुक्मरानों से भी उसकी दोस्ती थी। लेकिन नेहा ने इतने ज़बरदस्त आदमी से नाक रगड़वाई और उसकी मर्दानगी को खाक में मिला दिया। रमेश ने कहा, यह ब्लैकमेलर कौन है, आज तक पता न चल सका। जिसने बिंदिया की शर्मनाक फिल्म तैयार कराई थी उसी ने कुंदन कपूर की यह फिल्म तैयार कराई है। वो कुंदन को भी ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन पिछली रात पूरी सरार तरीके से उसकी मौत हुई है। कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर उसे गोली मारी है। मालूम होता है कि अंडरवर्ल्ड वालों ने उस नाकामी की सजा उसे दी है। फोन की घंटी बजने लगी। रमेश ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो कौन है। दूसरी तरफ से बिंदिया की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मैं तानी बोल रही हूँ। नहीं तानी नहीं, बिंदिया बोल रही हूँ। रमेश ने जल्दी से पूछा, बिंदिया तुम कहाँ हो, पता नहीं क्यों हमसे बदजन होकर चली गई हो। तुम गलत समझ रही हो कि हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है। तुम हमारी बेटी और योगेश तुम्हारा भाई, हम बाप बेटे तुम्हें कत्ल क्यों करेंगे। जहाँ भी हो वापस चली आओ। मुझसे मीठी मीठी बातें ना करें, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। आप मुझे कत्ल करके उस ब्लैकमेलर से पीछा छुड़ाना चाहते थे। तुमने ठीक सुना था, लेकिन ये भी तो सोचो उस वक्त हम नशे में थे। पता नहीं मदहोशी में क्या कुछ बकते रहे, बाद में हमें अफसोस हुआ। ये बताओ कि तुम कहाँ हो, हम खुद तुम्हें लेने आ जाते हैं। नहीं मैं खुद आ जाऊंगी। फ़ोन बंद हो गया। मैं रमेश भास्कर के जरिए बिंदिया की आवाज़ सुन रहा था। उसकी आवाज़ और लहजा किसी हद तक बदल गया था। इसकी वजह यह थी कि वह तानी के जिस्म में समाई हुई थी, तानी के साथ मुश्तरका ज़िंदगी गुजार रही थी। उसका लबो लहजा भी बिंदिया के साथ गडमड हो गया था। पिछली रात मैंने बिंदिया के जरिए चंडाल के बेटे हंसराज को ट्रैप किया था। तनवीम अमल के जरिए उसे अपना ताबेदार बना चुका था। लेकिन दूसरी सुबह जब मैंने उसके दिमाग में पहुंचना चाहा तो मेरी ख्याल खोनी की लहरों को उसका दिमाग नहीं मिला। मैं समझ गया कि वो मर चुका है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक अहम मोहरा जिसके जरिए मैं चंडाल तक पहुंच सकता था वो मेरे हाथों से निकल चुका था। पता नहीं कैसे मर गया, मुझे मालूम ना हो सका। बिंदिया के ख्यालात पढ़ने से पता चल रहा था कि हंसराज जोगिया ने उसे खंजर से हलाक किया था। वो मर गई थी, लेकिन ज़रा सी देर बाद ही उसने महसूस किया कि वह मुर्दा नहीं जिंदा है। उसने जब आंख खोली तो अपने आप को एक भंगन लड़की के जिस्म में पाया। मैं बिंदिया के ये ख्यालात पढ़कर समझ गया कि चंडाल ने अपनी आत्मा शक्ति के जरिए ऐसा किया है और वह अपने बेटे को भी इसी तरह हलाक करने के बाद उसे किसी दूसरे जिस्म में ज़रूर पहुंचाएगा या पहुंचा चुका होगा। चंडाल जोगिया मेरी गिरफ्त में आने से पहले ही बड़ी चालाकी से फिर कहीं गुम हो गया और उसने अपने बेटे को भी गुम कर दिया। मैंने सोच लिया कि चंडाल जोगिया के मामले में नहीं पड़ूंगा, उसे तलाश नहीं करूंगा। जब वो हमाकत करेगा तो खुद ही मेरे कदमों में आ जाएगा। इस वक्त मुझे बिंदिया से दिलचस्पी पैदा हो गई। बिंदिया मुझे एक आंख नहीं भाती थी, लेकिन अब वो पहले वाली बिंदिया नहीं थी, बदल चुकी थी। उसका वो बाजारी जिस्म भी खाक में मिल चुका था। एक नया जिस्म था और वो तानी का जिस्म था। उसके और तानी के ख्यालात ने बताया कि तानी 22 बरस की एक जवान लड़की है। अब तक उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया था। वो बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा करती थी। भंगियों के इलाके से निकलकर किसी आला खानदान में पहुंचकर आलीशान कोठी में रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इत्तफाक से उसके ये ख्वाब पूरे होने वाले थे। बिंदिया जैसी रईसजादी की आत्मा उसके अंदर समा गई थी। वो बिंदिया की मर्जी के मुताबिक भंगियों का मोहल्ला छोड़कर वहां से दूर चली आई थी। उसने एक जगह पीसीओ से फ़ोन किया था। उसकी चोली के अंदर 20 रुपए रखे हुए थे। उसने फ़ोन करने के पैसे अदा किए थे और सोच रही थी कि इतने कम पैसों में अपने घर तक कैसे पहुंचेगी। उसे ये अंदेशा भी था कि वो घर जाएगी तो उसका बाप और भाई पहले की तरह उसके कत्ल का मंसूबा बनाएंगे, उसे कत्ल कर देंगे। लिहाजा सोच समझकर अपने घर जाना चाहिए। मैंने उसके अंदर हौसला पैदा किया कि उसे घर जाना चाहिए और बाप भाई का सामना करना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। उसने कभी बस में सफ़र नहीं किया था, लेकिन हालात से मजबूर होकर बस में बैठ गई थी और अपने इलाके की तरफ जा रही थी। चोली और लहंगे में उसका जिस्म पुकार रहा था। बस के मुसाफिरों में से एक ने उसे पहचान लिया, फिर कहा, अरे ये तो भंगन है। हमारी औरतों के पास ऐसे बैठ गई जैसे हमारे बराबर की हो। इसे बस से बाहर करो या नीचे बिठाओ। बस कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, ए उठ, यहाँ से नीचे बैठ। वो गुस्से से हाथ छुड़ाती हुई बोली, खबरदार मुझे हाथ ना लगाना, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। बहुत बड़े दौलतमंद बाप की बेटियों और अपने घर जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सब कहके लगाने लगे। उनकी नज़रों के सामने एक भंगा लड़की बस में सफ़र कर रही थी और एक दौलतमंद बाप की बेटी होने का दावा कर रही थी। एक शख्स ने उसके बदन के एक हिस्से पर हाथ मारते हुए कहा, अरे ओ छमिया, मेरे साथ चल, मैं तुझे एक रात में ही दौलतमंद बना दूंगा। वह उसके मुंह पर थप्पड़ मारती हुई बोली, कुत्ते कमीने, खबरदार मुझे हाथ लगाया तो मैं तेरी बोटियां नोच लूंगी। वो उसकी तरफ नाखून से नोचने के लिए आगे बढ़ी तो वो भीड़ में लोगों को धक्के देते हुए पीछे हट गया। वो उन सबसे दूर जाकर एक तरफ खड़ी रही। वो परेशान हो रही थी।
भंगन के स्वरूप ने उसे मुसीबत में डाल दिया था। सभी उसे नफरत कर रहे थे और उसे मुफ्त का माल समझ रहे थे। वो इस महंगे इलाके में बस से उतर गई जहाँ चंद कदम के फासले पर उसका बंगला था। वो वहां से पैदल चलती हुई अपने बंगले के गेट पर पहुंच गई। वहां मुसल्ला दरबान बैठा हुआ था, उसे देखते ही सलूट करता था। इस वक्त उसने झिड़क कर पूछा, ए कहाँ चली आ रही है? कौन है तू? तब उसे ख्याल आया कि वो अपनी कोठी में भी नहीं पहचानी जाएगी। वो बोली, मैं बिंदिया भास्कर हूँ, इस बंगले की मालकन हूँ। तुम मुझे नहीं पहचानोगे, मुझे अंदर जाने दो। उसकी बात सुनकर मुसल्ला दरबान हंसने लगा, फिर बोला, जा यहाँ से। क्या दिन के वक्त पी कर आई है जो इस बंगले की मालकन बन रही है? वो बोली, तुम यकीन नहीं करोगे, यहाँ फ़ोन रखा हुआ है, मुझे अपने डैडी से फ़ोन पर बात करने दो। कौन डैडी? कहाँ के डैडी? क्यों बकवास कर रही है? चल जा यहाँ से। ऐसे ही वक्त उसका भाई योगेश कार ड्राइव करता हुआ वहां आया। उसे देखते ही मुसल्ला दरबार ने बड़े गेट को खोला। योगेश ने एक नज़र बिंदिया पर डाली। उसके सामने बिंदिया का नहीं, तानी का जिस्म था और बड़ा भरपूर था। वो इसे देखते ही ललचाकर दरबान से बोला, ये कौन है? वो दौड़ती हुई आई और बोली, योगेश मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी बहन बिंदिया हूँ। वो एक झटके से पीछे हट गया, फिर बोला, क्या ये कोई पागल लड़की है? दरबान ने कहा, ये जब से यहाँ आई है यही बकवास कर रही है। खुद को बिंदिया भास्कर कहती है, बंगले के अंदर जाना चाहती है। योगेश ने एक बार फिर उसे ललचाई हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, देखो लड़की, तुम नॉर्मल रहकर बात करो। पागलों की तरह बात करोगी तो तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। तुम कौन हो और ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रही हो? उसने बेबसी से योगेश को देखा, फिर सोचा कि यहाँ बातें करने से उसे यकीन नहीं आएगा। वो बोली, ठीक है, मैं नॉर्मल रहकर बात करूंगी, मुझे बंगले के अंदर आने दो। योगेश ने दरबान से कहा, इसे अंदर आने दो, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि ये कौन है। वो कार ड्राइव करते हुए बंगले के अंदर गया। फिर कार से उतरकर दरवाज़ा खोलते हुए उसे देखा। तानिया बिंदिया तेजी से चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसकी चाल कभी बिंदिया जैसी लगती और कभी तानी जैसी अल्लड़ चाल वाली दिखाई देती। वो उसे बंगले के अंदर ले आया। हमेश भास्कर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। एक भरपूर जवान लड़की को सवालिया नज़रों से देखने लगा। बिंदिया तेजी से चलती हुई उसके पास आई, फिर सोफे पर बैठकर उसका हाथ पकड़कर बोली, डैडी मैं बिंदिया हूँ। वो अपना हाथ छुड़ाकर सोफे से उठते हुए बोला, ये क्या बकवास है, कौन हो तुम? योगेश ने कहा, ये बाहर मुझे देखकर अपना भाई कह रही थी, दिमाग से खिसकी भी लगती है। बिंदिया ने कहा, प्लीज़ मुझे पागल ना समझो, मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई और नहीं बिंदिया हूँ। हमेश भास्कर भी उसके भरपूर बदन को देख रहा था। उसने चोली और लहंगा ही ऐसा पहना था कि देखने वाले की निगाह उसके बदन से चिपक कर रह जाती। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, अगर आप दोनों आराम से बैठकर मेरी बातें सुने तो मैं अपनी रुदात सुनाना चाहती हूँ। वो दोनों उसे फासला रखकर दूसरे सोफे पर बैठ गए। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मैंने आपके कहने पर धर्मवीर को फांसना चाहा, उसके साथ शर्मनाक वीडियो फिल्म तैयार करानी चाहिए तो धर्मवीर बच गया और मैं फंस गई। अमीश ने कहा, तुम तो बिंदिया की तरह बोल रही हो। मैं बिंदिया ही हूँ, आप यकीन करें या ना करें, मेरे साथ अजीब हालात पेश आ रहे हैं। योगेश ने कहा, डैडी आप तवज्जो से नहीं सुन रहे। इसकी आवाज़ और लहजा बिंदिया से मिलता जुलता है, लेकिन ये बिंदिया की तरह नहीं बोल रही है। ऐसा लगता है कोई दूसरी लड़की बात कर रही है। योगेश तुम दुरुस्त समझ रहे हो, मैं इस वक्त तानी नाम की एक लड़की के जिस्म में हूँ। दोनों ने उसे हैरानी से देखा। फिर योगेश ने पूछा, तुम तानी के जिस्म में हो, इसका क्या मतलब हुआ? मैं क्या बताऊं, पहले मुझे कभी आत्मा शक्ति वाली बातों पर यकीन नहीं होता था, लेकिन अब मेरे साथ यही हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी आत्मा शक्ति जानने वाले ने मुझे कत्ल किया। इसके बाद मेरी आत्मा को मेरे जिस्म से निकालकर एक तानी नामी भंगन लड़की के जिस्म में पहुंचा दिया। हमेश ने नागवारी से पूछा, तुम भंगन हो? ये जिस्म कभी एक भंगन लड़की का था, लेकिन अब मेरी आत्मा इसके अंदर है। अब ये लड़की ना भंगन रही है और ना तानी। इसे बिंदिया कहें, मैं आपकी बिंदिया हूँ। उनकी गुफ्तगू के दरमियान में मैं उन बाप बेटे के ख्यालात पढ़ रहा था। दोनों इस भरपूर तानी को ललचाई हुई नज़र से देख रहे थे। उनके दिल में ये बात थी कि वो नौजवान और हसीन लड़की पके हुए फल की तरह उनके बंगले में आ गिरी है। बाहर वालों ने देखा नहीं है, कोई बदनाम नहीं करेगा। इसे कुछ रोज़ तक अपने बंगले में छुपा कर रखा जा सकता है। अगर इसे अच्छी तरह का लिबास पहनाया जाएगा, इसका हुलिया तब्दील कर दिया जाएगा, तो कोई इसे भंगा नहीं कहेगा। ये सचमुच कोई अमीर ज़ादी लगेगी। अमीश भास्कर ने कहा, मालूम होता है तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है, तुम तनहा भटक रही हो। अगर सहारा चाहती हो और इस छत के नीचे रहना चाहती हो तो उल्टी सीधी बातें ना करो। अगर ये बदन एक भंगन का है और उसका नाम तानी है तो खुद को तानी कहो। बिंदिया कहोगी तो अभी तुमको बंगले से बाहर निकाल दिया जाएगा। बिंदिया ने बेबसी से पहले बाप और फिर भाई को देखा। भाई ने कहा, डैडी ठीक कह रहे हैं, अगर तुमने खुद को बिंदिया कहा तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तुम तानी हो तो तानी बनकर यहाँ कुछ अरसे रह सकती हो। बिंदिया ने सोचा उसे किसी भी तरह इस बंगले के अंदर रहना चाहिए। अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोलकर वहां से चेकबुक वगैरह निकालनी है। फिर उसके ज़रिए बैंक में जितनी रकम है वो सब निकलवानी है। अपना एक अलग इंतज़ाम करना है। वो बाप और भाई के भरोसे पर नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसे कभी बिंदिया तस्लीम नहीं करेंगे। वो दोनों के सामने सर झुकाकर बोली, अच्छी बात है, मैं अपने आप को बिंदिया नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी हालत देख रहे हैं, कुछ अजीब सी हो रही है। मैं बाथरूम में जाकर गुसल करना चाहती हूँ, कपड़े बदलना चाहती हूँ। यहाँ आपकी बेटी के कपड़े तो ज़रूर होंगे। हमेश ने कहा, हाँ ज़रूर हैं। योगेश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें बिंदिया के बेडरूम में ले चलता हूँ।
वहाँ तो मैं उसके कपड़े निकाल कर दूंगा। रमेश ने अपनी जगह से उठकर कहा, योगेश तुम यहाँ बैठो, मैं इसे बिंदिया के कमरे में ले जाता हूँ। बाथरूम में जाकर देखूंगा कि इसके नहाने के लिए साबुन वगैरह है कि नहीं। मैं भी इसके लिए साबुन तौलिया वगैरह मुहैया कर सकता हूँ। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। फिर दोनों ही उसके साथ चलते हुए बिंदिया के कमरे में आए। वो बोली, मैं खुद ही अपनी पसंद की हर चीज़ देख लूंगी, आप दोनों बाहर जाएं। मैं गुसल करके कपड़े बदल कर बाहर आ जाऊंगी, प्लीज़ आप दोनों बाहर चले जाएं। वो दोनों बाहर आ गए। बिंदिया ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। योगेश ने बाप से कहा, अब यहाँ दरवाजे के पास क्यों खड़े हैं, वहाँ चलें। तुम भी तो दरवाजे के पास खड़े हो, इंतजार कर रहे हो कि दरवाज़ा कब खुलेगा और कब तुम उसके पास जाओगे। मैं आपकी भी नीयत समझ रहा हूँ। बुढ़ापे में आपको शर्म आनी चाहिए, वो आपकी बेटी के बराबर है। अगर वो मेरी बेटी के बराबर है तो फिर वो तुम्हारी बहन के बराबर है। डैडी आप बुढ़ापे में सठे आ गए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर तुम उसे मेरी बेटी नहीं कहोगे तो मैं उसे तुम्हारी बहन नहीं कहूँगा। और तुम मुझे बूढ़ा क्यों कह रहे हो, अभी मैं 50 बरस का भी नहीं हुआ। हाँ, आप 10-20 बरस और कम कर लें, क्योंकि आप तो बांग के जवान दिखाई दे रहे हैं। दुनिया से पूछें या आईने के सामने जाकर देखें, बुढ़ापा साफ दिखाई दे रहा है। तुम मेरे फर्माबरदार बेटे हो, मेरी हर बात मानते हो। आज एक लड़की को देखकर फिसल रहे हो, बड़े शर्म की बात है। क्या औलाद इसी दिन के लिए पैदा की जाती है? औलाद जानबूझकर पैदा नहीं की जाती, अय्याशी करते वक्त ख्वामखा पैदा हो जाती है। और फिर बुजुर्ग हजरात दावा करते हैं कि औलाद को बड़ी मेहनतों से पैदा किया और बड़ी मुश्किलात से गुजर कर परवरिश किया। झूठ मूठ औलाद पर एहसान जताते रहते हैं। वो दोनों तू तू मैं करते रहे, लेकिन उस दरवाजे से नहीं टले, वहीं जमकर खड़े रहे। उनकी तू तू मैं जारी रहने वाली थी। मैं थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। इरादा था कि बाद में जाकर बिंदिया के दिलचस्प हालात मालूम करूंगा।